नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी आपके मनोरंजन और सीख के लिए तैयार की गई है, जिसे हमने बेहद आसान और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल अधिकार इसके असली लेखक के पास है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। क्या तुमने सुना? एक शिष्य ने अपने साथी के कान में फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर और उत्तेजना का मिश्रण था। क्या वही कमबख्त छोरा जिसने ट्रायल ऑफ द स्वॉर्ड जीता था? कैंट, उसने एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड सेक्ट की सबसे घमंडी और खूबसूरत स्वॉर्ड सेंटेसवेल को सरेआम मौत के द्वंद्व के लिए ललकारा है? क्या मैक्स, जो अपनी टूटी हुई हड्डियों के जुड़ने का इंतजार कर रहा था, झटके से खड़ा हो गया? ये वही मैक्स था जिसे कैंट ने ट्रायल के दौरान महज खिलौने की तरह कुचला था। ट्रायल के उस खूनी मंजर के बाद मैक्स ने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी, लेकिन आज कैंट को पिते हुए देखने की हसरत उसे बिस्तर से खींच लाए। पूरे सेक्ट में मानो भूचाल आ गया था। शिष्यों की भीड़ कोलिजियम की ओर ऐसे भाग रही थी जैसे वहां अमृत बढ़ रहा हो। हजारों की भीड़ अखाड़े की सीढ़ियों पर जम गई। हर कोई उस हैंडसम बास्टर्ड का अंत देखना चाहता था। वीआईपी रूम, दो कामुक देवियों की नशीली शर्त। अखाड़े के सबसे ऊंचे और सुरक्षित कक्ष में गेट मास्टर मारा और गेट मास्टर कैमिला एक मखमली सोफे पर बैठी थी। कमरे में ठंडी शराब और महंगे इत्र की खुशबू छाई थी। कैमिला ने अपनी पारभासी सेमी ट्रांसपेरेंट रेशमी पोशाक को थोड़ा और ऊपर सरकाया, जिससे उसकी गोरी और सुडौल जांघों की चमक साफ दिख रही थी। मारा, तुम्हारी गेट का ये लड़का कैंट, वह काफी तगड़ा है ना? कैमिला ने अपने गुलाबी होठों पर जीभ फेरते हुए कहा। उसकी शिकारी आंखों में कैंट के प्रति एक गहरी हवस और दिलचस्पी साफ झलक रही थी। सुना है वह सिर्फ तलवार चलाने में ही नहीं, बल्कि बिस्तर की साधना डुअल कल्टिवेशन में भी औरतों को जन्नत दिखा देता है। मारा ने बेरुखी दिखाई, पर उसके दिल की धड़कन तेज थी। वह सिर्फ एक गुस्ताख लड़का है कैमिला खिलखिला कर हंसी। उसकी आवाज में एक मादक नशा था। तो फिर शर्त लगाओ, अगर कैंट हार गया तो मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगी। लेकिन अगर वह इस सेंटेंस को धूल चटा देता है तो तुम उसे एक हफ्ते के लिए मेरे साथ गुप्त मिशन पर भेजोगी। मुझे खुद अपनी आंखों से देखना है कि इस ड्रैगन में वाकई कितना दम है। मारा ने मुस्कुराते हुए शर्त स्वीकार कर ली। वह जानती थी कि कैमिला कैंट को कच्चा चबाने के लिए बेताब है। अखाड़े में तांडव, बिजली, धुआं और कैंट का हॉट लुक। अचानक आसमान से एक दुधिया रोशनी की किरण गिरी और सेंटेसवेल एक पतली चमकती हुई तलवार पर सवार होकर अखाड़े के बीचों बीच उतरी। उनकी सफेद पोशाक इतनी झीनी थी कि हवा के झोंकों के साथ उनके शरीर के उभार और उनकी निखरी हुई त्वचा दर्शकों के दिलों में आग लगा रही थी। उनके चेहरे पर ऐसा अहंकार था जैसे पूरी दुनिया उनके कदमों की धूल हो। तभी कोलिजियम के मुख्य द्वार पर एक जोरदार बैंगनी बिजली कड़की। एक भयानक धमाका हुआ और धुएं के गुबार से कैंट बाहर निकला। वह पूरी तरह नग्न वक्ष शर्टलेस था। उसके शरीर की हर मांसपेशी संगमरमर की तरह तराशी हुई थी और उसके पेट पर बना प्राइमोर्डियल केओस ड्रैगन का टैटू सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। उसे देखते ही अखाड़े में मौजूद सैकड़ों महिला शिष्यों की सांसें थम गईं। कैंट की उस कामुक और शक्तिशाली आभा औरत ने पूरे अखाड़े के तापमान को बढ़ा दिया था। तो सेंटेसवेल, क्या आप तैयार हैं अपनी इज्जत और अपना घमंड मेरे पैरों में बिछाने के लिए? कैंट ने अपनी सुनहरी म्यान को कंधे पर टिकाते हुए एक ऐसी नजर डाली जो सीधे वेल की पोशाक के पार उसके अंतरंग अंगों को टटोल रही थी। वेल का चेहरा गुस्से और एक अजीब सी उत्तेजना से लाल हो गया। बदजुबान कीड़े, आज मैं तेरा ये घमंड और तेरी ये आंखें दोनों हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। मौत का नाच, चार तलवारें बनाम कैंट का स्वैग। वेल ने अपनी उंगलियों से एक सूक्ष्म इशारा किया। पलक झपकते ही उसकी 3 फ्लाइंग सॉर्ड्स कैंट की तरफ बिजली की रफ्तार से चिपटी। एक गर्दन की तरफ, एक दिल की तरफ और तीसरी कैंट की जांघों के बीच की मर्दांगी की तरफ। कैंट अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने अपनी एन्चांटेड आई सक्रिय की और ब्लिंक कर दिया। वह हवा में गायब हुआ और सीधे वेल के ठीक पीछे प्रकट हुआ। उसने अपना मस्कुला हाथ वेल की पतली कमर पर लपेटा और उसे अपनी तरफ जोर से खींचा। वेल का कोमल और सुडौल शरीर कैंट के तपते हुए सख्त सीने से टकराया। कैंट की मर्दांगी का उभार वेल के कूल्हों पर साफ महसूस हो रहा था। तुम्हारी तलवारें तो तेज हैं डार्लिंग, पर तुम्हारा ये बदन, ये तो बहुत ही मुलायम और प्यासा लग रहा है। कैंट ने उसके कान के पास फुसफुसाया। उसकी गर्म और मर्दानी सांसों ने वेल के रोम रोम में सिहरन और एक अनजानी नमी पैदा कर दी। वेल ने झटके से पीछे हटते हुए अपनी चौथी तलवार घुमाई। कैंट ने अपनी सुनहरी म्यान से वार को रोका। धाक, एक भयानक शॉकवेव उठी जिससे कोलिजियम की दीवारें हिल गईं। वेल अब पागल हो चुकी थी। उसने अपनी चारों तलवारों को एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन में कैंट के चारों ओर नचाया। मर जा, वह चिल्लाए। कैंट ने बस एक क्रूर मुस्कान बिखेरी। उसने अपनी प्राइमोर्डियल केओस ड्रैगन रेडलाइन को पूरी तरह जागृत किया। उसकी आंखों का रंग गहरा सुनहरा हो गया और उसकी त्वचा पर बारीक सुनहरे तराजू स्केल्स उभरने लगे। उसकी आभा अब इतनी भारी थी कि वेल को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। कैंट ने अपनी म्यान को हवा में लहराया और एक सुनहरी ऊर्जा की लहर छोड़ी जिसने वेल की चारों तलवारों को तिनकों की तरह हवा में उड़ा दिया। वह धीरे धीरे वेल की तरफ बढ़ा। उसका हर कदम एक शिकारी का था। अब खेल खत्म हुआ सेंटेस। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब एक ड्रैगन किसी शिकार पर कब्जा करता है तो उसका क्या हश्र होता है। कैंट ने अपनी म्यान को वेल की ठुड्डी के नीचे लगाया और उसे ऊपर उठाया। वेल की आंखों में अब घमंड की जगह बेबसी और कैंट के लिए एक अनचाही हवस साफ दिख रही थी। उसे लग रहा था कि वह कैंट की उस मर्दांगी और शक्ति के सामने बस पिघलने ही वाली है। अखाड़े की हवा में तनाव इतना गहरा था कि उसे तलवार से काटा जा सकता था। कैंट को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि सेंटेसवेल उसे अभी भी एक मामूली खिलाड़ी समझ रही थी। वेल का वो बिना मेहनत किए लड़ने वाला अंदाज कैंट के खून में उबाल ला रहा था। उसने तय कर लिया कि अब इस जंग में गर्मी बढ़ानी होगी। कैंट पलक झपकते ही ब्लिंक हुआ। उसने बाएं हाथ से म्यान को पकड़ा और दाएं हाथ से अपनी तलवार की मूठ खिल पर पकड़ बनाई। अचानक अखाड़े में एक नीली रोशनी चमकी और हवा में 36 घातक और पैनी तारें स्ट्रिंग्स प्रकट हुई। वेल, जो अब तक अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स से खेल रही थी, उसे अचानक अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। उसे खतरे का आभास हुआ। उसने तुरंत अपनी स्वॉर्ड चीक को जागृत किया और पलटवार किया। वह समझ गई थी कि अब खेल खत्म हो चुका है, अब ये असली जंग है। एक बार फिर कैंट का घातक प्रहार। कैंट ने दहाड़ते हुए कहा, एक बार फिर। और इस बार उसने 36 नहीं बल्कि 48 तारें छोड़ी जिनमें तलवार की मंशा स्वॉर्ड इंटेंट भूली हुई थी। वेल को अपनी तीनों उड़ती तलवारों और हाथ वाली तलवार चारों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस प्रहार के दबाव ने उसे पीछे धकेल दिया। उसके पैरों ने अखाड़े की जमीन में गहरी दरारें बना दी। अगर तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई सेंटेस, तो तुम्हारी हार बहुत बुरी होगी, कैंट ने ठंडे स्वर में कहा। अगले ही पल कैंट ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। जैसे ही फौलाद बाहर आया, पूरे अखाड़े की ऊर्जा में विस्फोट हुआ।
म्यान कैंट की आत्मा सोल सीक में विलीन हो गई। कैंट के शरीर और तलवार के चारों ओर बैंगनी बिजली नाचने लगी। कैंट एक धुंध की तरह हिला। दर्शकों को केवल बिजली की एक लकीर दिखाई दे रही थी जो अखाड़े में इधर उधर दौड़ रही थी। तलवारों के टकराने की आवाज़ किसी भयंकर गर्जना की तरह गूंज रही थी। कैंट की चालें इतनी सटीक थी जैसे वह अंतरिक्ष को ही काट रहा हो। अखाड़े का मंजर, पसीने और खून की महक। शुरुआत में कैंट को कमजोर समझने वाले शिष्य अब सन्न थे। उन्हें लगा था कि कैंट 1 मिनट में हार जाएगा, लेकिन यहाँ तो कैंट सेंटेस के साथ बराबरी पर खड़ा था। कैंट के पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स का भंडार था और उसने तुरंत अपनी गति और ताकत में 5000 पॉइंट्स जोड़ दिए। कैंट ने हवा में उछलकर एक सीधा वर्टिकल प्रहार किया। वेल ने अपनी तलवार ऊपर की, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसके नीचे की जमीन चटक गई। वेल की आंखों में अब हैरानी थी कि लड़का महज एक ग्रैंड मास्टर नहीं हो सकता। अचानक वेल की एक उड़ती तलवार ने कैंट के हाथ को छू लिया और खून की एक महीन लकीर उभर आई। दर्शकों में शोर मच गया। उन्हें लगा कि अब कैंट की धुलाई शुरू होगी, लेकिन कैंट ने बस अपने घाव को देखा और एक कातिलाना मुस्कान बिखेरी। मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था, कैंट ने धीरे से कहा। रैपिड स्लैश 200 स्वर्ण प्रहार। वेल ने अपनी ऊर्जा को चरम पर पहुंचाया। उसने हाथ लहराया और स्वॉर्ड किक की एक भयानक लहर कैंट की तरफ भेजी। कैंट हटा नहीं, उसने अपनी तलवार से उस लहर को बीच से ही चीर दिया। रैपिड स्लैश। कैंट ने एक 700 स्वर्ण तलवार धनुष स्वॉर्डाक्स हवा में छोड़ दिए। वेल को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन कैंट रुकने वाला नहीं था। भागो मत, अभी तो मैंने शुरू किया है, कैंट ने चिल्लाया। इस बार उसने हवा में 200 सुनहरे प्रहार भर दिए। पूरा अखाड़ा सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। ये प्रहार जितने सुंदर थे उतने ही जानलेवा। एक अंधा आदमी भी महसूस कर सकता था कि ये आर्क्स सेंटेस की जान लेने के लिए आ रहे हैं। वेल अब पूरी तरह रक्षात्मक डिफेंसिव हो गई थी। कैंट उसे संभलने का मौका ही नहीं दे रहा था। वह कैंट की गति और लगातार हो रहे हमलों से घबराने लगी थी। अचानक वेल के चारों ओर की ऊर्जा बदल गई। उसने अपनी तलवार सामने की और उसकी तीनों उड़ती तलवारें एक त्रिशूल की तरह कैंट की ओर बढ़ीं। उसकी मंशा इंटेंट अब और भी भयानक हो गई थी। कैंट ने एक ठंडी सांस ली। उसे पता था कि अब असली अंत शुरू होने वाला है। तो आ जाओ सेंटेस, देखते हैं तुम्हारी तलवार में कितना दम है। कैंट ने अपनी तलवार को घुमाया और बिजली की एक और लहर के साथ वेल की ओर झपटा। अखाड़े में मौजूद हर शख्स की सांसें थमी हुई थी। अगला वार ही तय करने वाला था कि कौन घुटनों पर आएगा। स्वॉर्ड ड्रिलिंग। सेंटेस वेल के होंठों से ये शब्द एक फुसफुसाहट की तरह निकले। हवा में तैरती उसकी तीनों तलवारें एक पल में घूमी और उनके सिरे आपस में जुड़कर एक भयानक ड्रिल बन गए। वेल ने अपनी पूरी प्रूफन की प्रफाउंची उस ड्रिल की नोक पर झोंक दी, जिससे वह बिजली की रफ्तार से कैंट की ओर झपटी। वेल अब कैंट के साथ कोई मजाक नहीं कर रही थी। यह उसका सबसे शक्तिशाली वार था जिसे उसने सालों की मेहनत से तराशा था। कैंट ने ब्लिंक करके बचने की कोशिश की, लेकिन वह ड्रिल जैसे उसका पीछा कर रही थी। पलक झपकते ही वह उसके बाईं ओर प्रकट हुई। बचने का वक्त नहीं था। कैंट ने अपनी तलवार पर स्वॉर्ड की परत चढ़ाई और ड्रिल को रोकने के लिए उसे घुमाया, लेकिन जैसे ही दोनों टकराने वाले थे वह ड्रिल अचानक 3 अलग अलग तलवारों में बढ़ गई। यह एक ट्रोजन हॉर्स हमला था, दिखने में एक ड्रिल पर असल में 3 तरफा वार। कैंट इस धोखे से चौंक गया, पर उसके ड्रैगन रिफ्लेक्सेस काम कर गए। उसने हवा में अपना शरीर मरोड़ा, पर फिर भी एक तलवार उसके माथे को छूती हुई निकल गई। खून की एक लकीर कैंट के चेहरे पर बहने लगी। अगर वह 1 सेकंड भी धीमा होता तो उसका गला कट चुका होता। कैंट ने अपने हाथ के पीछे से खून पोंछा। उसकी आंखों में अब अंधेरा और क्रूरता छा गई। चालाक हो, वह मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में मौत छिपी थी। लेकिन इतनी भी नहीं। तबाही का दूसरा नाम 350 रैपिड स्लैश। कैंट ने अपनी तलवार को एक प्रचंड वेग से घुमाया। रैपिड स्लैश। इस बार हवा में 350 स्वर्ण तलवार धनुष स्वॉर्डाक्स एक साथ प्रकट हुए। अखाड़े में मौजूद हर शिष्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या बकवास है, एक शिष्य चिल्लाया। सेंटेस वेल की आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। उसके शरीर पर कई कट लग चुके थे क्योंकि वह इतनी बड़ी संख्या में आ रहे वारों को रोक नहीं पा रही थी। कैंट की यह तकनीक डिवाइन ग्रेड दैवीय स्तर की थी, जिसे उसने लेवल 6 की एनहांस्ड स्वॉर्ड इंटेंट के साथ मास्टर किया था। वेल के पास ताकत और गति तो थी, लेकिन उसके पास कैंट की इस जादुई तकनीक का कोई जवाब नहीं था। स्वर्ण धनुषों की बारिश वेल पर ऐसे गिर रही थी जैसे मधुमक्खियों का झुंड अपने शिकार पर टूटता है। कैंट ने एक बार फिर हमला दोहराया। 350 और वार। वेल लगातार पीछे हट रही थी। उसकी रक्षात्मक दीवार डिफेंस अब ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। हैरानी और खौफ। गेट मास्टर्स का सन्नाटा। वीआईपी रूम में बैठी गेट मास्टर मारा के चेहरे पर अब सन्नाटा था। उसने कैंट को एक दिन पहले देखा था जब वह गार्डन से बाहर आया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कैंट इतना मॉन्स्टर बन चुका है। गेट मास्टर कैमिला ने अपनी बगल में बैठी मारा से कहा, तुम शायद अब पछता रही होगी कि तुमने उसे कमजोर समझा। वह एक स्वॉर्ड सेंट को धूल चटा रहा है। मारा, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि वह महज एक ग्रैंड मास्टर है? कैमिला खुद हैरान थी। एक स्वॉर्ड सेंट बनना कोई मजाक नहीं है। इसके लिए 100 तलवारबाजों को हराना पड़ता है और एनहांस्ड से प्रूफन स्टेज तक पहुंचना पड़ता है। तो कैंट, जो अभी सिर्फ एनहांस्ड स्टेज पर है, वो वेल को इस कदर बेबस कैसे कर सकता है? टावर के 24 दिनों का जादू। सेक्ट के लोगों को लग रहा था कि कैंट सिर्फ 2 दिन से गार्डन में था, लेकिन हकीकत में कैंट ने अपने टावर के भीतर 24 बेहद कीमती और मेहनत भरे दिन बिताए थे। इन 24 दिनों में उसने अपनी फ्यूजन तकनीक को 95% तक पहुंचा दिया था और अपनी फुर्ती एजिलिटी में 2000 एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोड़ दिए थे। यही कारण था कि वेल कैंट की गति को समझ ही नहीं पा रही थी। जब भी वह हमला करने आती, कैंट हवा में गायब होकर कहीं और प्रकट हो जाता। वेल अब पैनिक कर रही थी। वह लहूलुहान थी और उसकी हर सांस उखड़ रही थी। कैंट खुद भी अपनी इस ताकत को देखकर थोड़ा हैरान था। उसने सोचा था कि मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन उसकी प्राइमोर्डियल केओस ड्रैगन की ताकत और उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स ने उसे एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया था जहां वेल उसके सामने महज एक प्रैक्टिस डमी लग रही थी। पूरे कोलिजियम में अब सन्नाटा था। केवल उन 350 सुनहरे वारों की भिनभिनाहट सुनाई दे रही थी जो सेंटेस वेल के घमंड के परखच्चे उड़ा रहे थे। कैंट ने अपनी तलवार को फिर से कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में एक शिकारी की चमक थी। खेल खत्म करने का वक्त आ गया है सेंटेस, कैंट ने धीरे से कहा और अखाड़े की जमीन उसके पैरों के नीचे चटक गई। अब जो होने वाला था वह वेल की जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न होने वाला था। ये बहुत बुरा हुआ, गेट मास्टर कैमिला ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अगर यह छोरा वाकई जीत गया तो शर्त के मुताबिक सेंटेस वेल उसकी गुलाम बन जाएगी। एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड सेक्ट इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वे कैंट को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। गेट मास्टर मारा ने बस सिर हिलाया। वे जानती थी कि डिवाइन पैलेस सेक्ट के भीतर एक मॉन्स्टर पैदा हो चुका है और बाहरी दुनिया की भूखी निगाहें उस पर टिकी हैं।
कैंट उनके लिए वह चाबी था जिससे वे सेक्ट मास्टर की असली पहचान खोलना चाहते थे, इसलिए उसका जिंदा रहना जरूरी था। लेकिन मैदान में कैंट किसी की फिक्र किए बिना तबाही मचा रहा था। वह लहूलुहान थी, उसके प्रहार अब बेअसर हो रहे थे। दूसरी ओर कैंट, जो एक ड्रैगन और बॉडी कल्टिवेटर था, उसके घाव लड़ते लड़ते ही भर रहे थे। मारा का खौफनाक फैसला, क्या हमें उसे रोकना चाहिए? कैमिला ने फिर पूछा। नहीं, मारा ने ठंडे स्वर में मना कर दिया। क्या तुम पागल हो गई हो? कैंट अगर सेंटेस को गुलाम बनाएगा तो बवाल मच जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि दुश्मन उसे यहीं खत्म कर दें? कैमिला चिल्लाए। मारा के चेहरे पर एक डरावनी और बर्फीली मुस्कान उभरी। वह मेरे स्वॉर्ड गेट का शिष्य है, अगर किसी को उससे समस्या है तो वे आ सकते हैं। बहुत समय हो गया जब मैंने अपनी तलवार को खून चखाया था, शायद ये हाथ पैर खोलने का अच्छा मौका है। कैमिला का शरीर से हर उठा। वह भूल गई थी कि उसके बगल में बैठी यह महिला कभी पूरे ह्यूमन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी जीनियस मानी जाती थी, जिससे बड़े बड़े सेक्ट मास्टर थर थर कांपते थे। मारा अब कैंट के जरिए दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का मन बना चुकी थी। अंतिम प्रहार, चेन्स, लायंस एंड डिस्पेयर। मैदान में कैंट ने अपनी तलवार म्यान में रखी और वेल को उकसाते हुए कहा, सेंटेस, शायद तुम सोच रही थी कि एक ग्रैंड मास्टर को हराना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, पर अब पछताने का वक्त है। अगर तुम्हारे पास कोई आखिरी एक का ट्रम्प कार्ड बचा है तो उसे निकाल लो, क्योंकि अब मैं इस खेल को खत्म करने वाला हूँ। कैंट ने तलवार निकाली और इस बार 72 स्ट्रिंग सॉवरन स्ट्राइक सक्रिय किया। हवा में पतली तारों की जगह मजबूत जंजीरें, चेन्स प्रकट हुई जिनके सिरों पर जहरीले कांटे थे। वेल ने अपनी स्वॉर्ड की से छोटे छोटे खंजर बनाकर उनका बचाव किया, पर कैंट ने उसे सांस लेने का मौका नहीं दिया। उसने एलिमेंटल लॉर्ड को पुकारा और एक विशाल धधकते हुए शेर फ्लेमिंग लायन को सम्मन किया। उसकी दहाड़ से पूरा कोलिजियम हिल गया। जैसे ही वेल उस शेर से निपटने में उलझी, कैंट ने ट्रू डिस्पेयर स्वॉर्ड स्ट्राइक जड़ दिया। वेल का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में वो सच्चा डर और मायूसी भर गई जो कैंट की इस तकनीक की खासियत थी। तभी हवा में 350 स्वर्ण तलवार धनुष स्वॉर्ड आर्क्स फिर से गूंज उठे। वेल ने घबराकर अपने गले के हार्ट नेकलेस को छुआ, जिससे उसके कपड़े एक जादुई कवच आमक में बदल गए। वार उस कवच से टकराए, पर कैंट अभी रुका नहीं था। महाविनाश, 450 स्वर्ण प्रहार। अब अंत देखो, कैंट चिल्लाया। उसने तलवार घुमाई और इस बार रिकॉर्ड 450 स्वर्ण तलवार धनुष आसमान में छा गए। पूरा अखाड़ा सुनहरी रोशनी से नहा गया। वेल को उस पल अपनी मौत सामने खड़ी नजर आए। धड़ाक, सभी 450 वार एक साथ वेल पर गिरे। धमाका इतना जोरदार था कि अखाड़े की सुरक्षा दीवारें चटक गईं। वेल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर अखाड़े से बाहर जा गिरी। धुआं छटा तो कैंट बीच मैदान में खड़ा था। कोई तालियां नहीं बजी, कोई शोर नहीं हुआ। हजारों लोग बस अपनी जगह जड़ होकर कैंट को देख रहे थे। उनके माथे पर पसीना था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक ग्रैंड मास्टर इतनी राक्षसी ताकत कहां से लाया। उन्हें क्या पता था कि यह एक डेविड वेक्सटर द्वारा बनाई गई तकनीक का कमाल है। विदाई और तूफान की आहट। कैंट ने अपनी तलवार म्यान में रखी। वह खुश नहीं था, उसे और भी बड़ी चुनौती की उम्मीद थी। सेंटेस वेल सदमे में बेहोश पड़ी थी। गेट मास्टर मारा उसके पास प्रकट हुई, कैंट को सम्मान भरी एक नजर से देखा और वेल को लेकर चली गईं। कैंट अखाड़े के बीच खड़ा हुआ, दर्शकों को एक बाय बिचेस वाला लुक दिया और पलक झपकते ही वहां से टेलीपोर्ट हो गया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब जो खबर पूरे साम्राज्य में फैलने वाली थी वह कई राजाओं और सेक्ट मास्टर्स की नींद उड़ाने वाली थी। कैंट अब महज एक शिष्य नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान था जिससे टकराने की हिम्मत अब कोई भी सोच समझकर ही करेगा। द्वंद्व खत्म हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन शांति शब्द का नामोनिशान नहीं था। कैंट की जीत की खबर किसी संक्रामक वायरस की तरह पूरे एथियर किंगडम और उसके पार भी फैल चुकी थी। एक मामूली ग्रैंड मास्टर ने एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड सेक्ट की स्वॉर्ड सेंटेस को धूल चटा दी थी। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। अखाड़े के वीडियो गुप्त रूप से हर गेट और सेक्ट में देखे जा रहे थे। लोग हैरान थे कि कैंट की ची और उसकी मंशा इंटेंट इतनी खौफनाक कैसे हो सकती है। जो लोग कैंट को मारना चाहते थे वे अब और भी चिढ़ गए थे, और जो चापलूस थे वे कैंट की शरण में आने के लिए कीमती तोहफों के साथ कतार लगा रहे थे। एवरलास्टिंग सेक्ट के गुस्से से भरे एल्डर्स भी डिवाइन पैलेस की ओर कूच कर चुके थे। सफेद चेहरा और हार का एहसास। उधर गेट मास्टर मारा के आवाज पर सेंटेस वेल की आंखें खुलीं। उसका चेहरा पीला पड़ा था और वह अपनी हार को बचाने की कोशिश कर रही थी। तुम होश में आ गई, क्या तुम्हें कुछ याद है? मारा ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं हार गई, वेल ने टूटी आवाज में कहा। जब तक उसकी तलवार म्यान में थी वह साधारण था, पर जैसे ही उसने फौलाद निकाला उसकी उपस्थिति प्रेजेंस किसी राक्षस की तरह बढ़ने लगी। वह लड़ते लड़ते और भी ताकतवर हो रहा था। उसकी तकनीकें वे इस दुनिया की नहीं लगती थीं। वेल एक हारी हुई बाजी की तरह सिर झुकाए बैठी थी। शर्त के मुताबिक वह अब कैंट की गुलाम सर्वेंट थी। एक सेंटेस के लिए यह मौत से भी बदतर अपमान था। उसे क्या पता था कि कैंट का गुलाम बनना ही उसकी किस्मत का सबसे बड़ा जैकपॉट है, क्योंकि कैंट के साथ जुड़ने वाले हर शख्स की नियति ब्रह्मांड के शिखर तक जाती है। बिस्तर पर सवारी और गुप्त कल्टिवेशन। लेकिन जब पूरा साम्राज्य कैंट के नाम से काम रहा था, कैंट खुद कहाँ था? वह अपने निजी कक्ष में मखमली बिस्तर पर लेटा था, जहां एक बेहद खूबसूरत सुंदरी इंग्रिड उसके ऊपर काउगर्ल पोस्टर में सवार होकर अपनी कमर लचका रही थी। इंग्रिड अभी कुछ घंटों पहले ही अपनी एकांत साधना सेक्लूजन से बाहर आई थी। उसने एम्ब्रोसिया एप्पल का सेवन किया था और देवी वेक्स्ट्रा से एक विशेष कल्टिवेशन तकनीक सीखी थी। ओह कैंट, तुम वाकई एक जादूगर हो, इंग्रिड ने सिसकते हुए कहा। उसकी पसीने से भीगी त्वचा कैंट के सख्त सीने से रगड़ खा रही थी। कैंट उसके सुडौल कूल्हों को थामे हुए इस सवारी का पूरा आनंद ले रहा था। इंग्रिड की मास्टर न्योमी भी पास ही थी, पर वह वेक्स्ट्रा से मानसिक संवाद टेलीपैथी में व्यस्त थी। उसने भी अपनी स्पिरिट रूट को 2 पायदान ऊपर अपग्रेड कर लिया था। वह अपनी शिष्या की आहों और कैंट की मर्दानगी की गूंज सुनते हुए खुद को उत्तेजित महसूस कर रही थी, पर वह अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। आने वाला संकट, टाइगर्स और डेमन्स। कैंट को इस बात का अंदाजा नहीं था, या शायद उसे परवाह नहीं थी कि राजा के प्रतिनिधि और एवरलास्टिंग सेक्ट के हत्यारे उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। उसने अनजाने में एक ऐसी क्रांति शुरू कर दी थी जो आने वाले हफ्तों और महीनों तक बहस का विषय बनी रहेगी। छिपे हुए बाघ और दानव अब कैंट को खत्म करने के लिए अपनी चालें चलने वाले थे। कैंट का अगला लक्ष्य अब और भी निजी था। वह उस रहस्यमयी नारा की असलियत जानना चाहता था। नीलामी ऑक्शन शुरू होने से पहले उसे कई हिसाब चुकता करने थे। कैंट ने इंग्रिड को अपनी तरफ और जोर से खींचा। उसकी आंखों में अब एक ड्रैगन की चमक थी। उसे दुनिया की परवाह नहीं थी। उसे पता था कि जब तक उसके पास उसकी रानियां और उसकी ड्रैगन शक्ति है, वह किसी भी साम्राज्य को राख कर सकता है। उम्मा, कैंट के होंठों से एक गहरी आह निकली जब उसने अपनी मर्दानगी का सारा दिव्य रस सेंटेस न्योमी की गहराई में उतार दिया।
नियोमी डॉगी पोस्चर में थी और कैंट की गर्मी को अपने भीतर महसूस करते हुए उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। बगल में बैठी इंग्रिड अपनी बारी के बाद पसीने से तरबतर थी और अपने मास्टर और प्रेमी के इस मिलन को प्यासी नजरों से देख रही थी। साधना पूरी होने के बाद नियोमी ने कैंट की दिव्य छड़ को साफ किया और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो कैंट, तुम अब लेवल 3 रूट सेज बन चुके हो। कैंट ने राहत की सांस ली। नियोमी की डार्क गोल्ड स्पिरिट रूट ने उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। अब केवल यूनिटी, लिलियन, एल्सा और अलीना ही बची थी जिनकी रूट को अपग्रेड करना बाकी था। तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें एक खास जगह ले जाना है, कैंट ने अपनी दोनों रानियों से कहा। हरम टावर में प्रवेश, समय और ऊर्जा का खेल। अगले ही पल कैंट ने उनका हाथ थमा और वे कमरे से गायब होकर सीधे लव गार्डन में प्रकट हुए। इंग्रिड और नियोमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ की हवा इतनी शुद्ध और ऊर्जा इतनी सघन थी कि उन्हें अपनी सांसों में जादू महसूस हो रहा था। हम कहाँ हैं कैंट? इंग्रिड ने चारों ओर देखते हुए पूछा। मेरे निजी साम्राज्य में तुम्हारा स्वागत है, कैंट ने गर्व से कहा। नियोमी ने हवा को महसूस किया। यहाँ की ऊर्जा बहुत अलग है और इसका प्रभाव ये किसी अमर लोक जैसा है। कैंट ने मुस्कुराते हुए एक और बम फोड़ा। यहाँ का समय भी अलग चलता है। यहाँ का एक दिन बाहर का सिर्फ 1 घंटा है। ये सुनकर दोनों सन रह गईं। अब उन्हें समझ आया कि कैंट हर बार इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली कैसे बन जाता है और सेलिन अक्सर कहाँ गायब रहती है। यिनपुल का नज़ारा, जब रानियां मिली रानियों से। जैसे ही वे बगीचे के बीच पहुंचे उनके कानों में पानी की आवाज़ और महिलाओं के हंसने की आवाज़ें आईं। सामने यिनपुल था जहाँ से गुलाबी रंग की धुंध निकल रही थी। तभी पानी से बिल्कुल नग्न नेकेड अवस्था में सेंटेस सेलिन बाहर निकली। उनका भीगा हुआ बदन और उनके उभारों पर चमकती पानी की बूंदें उन्हें किसी अप्सरा जैसा बना रही थीं। वह सीधे कैंट के पास आई और उसके गले लग गईं। तुम नग्न क्यों हो? नियोमी ने अपनी बहन का यह अवतार देखकर हैरान होकर पूछा। तभी पूल से 4 और सुंदरियां बाहर आई, यूनिटी, लिलियन, एल्सा और एलिना। वे सभी पूरी तरह विविस्ट नेकेड थीं और कैंट की ओर ऐसे बढ़ रही थीं जैसे वे सबसे निकल जाना चाहती हों। स्वागत है बहनों, मैं यूनिटी हूँ, यूनिटी ने अपनी मदमस्त मुस्कान के साथ कहा। इंग्रिड और नियोमी ने एक दूसरे को देखा। लिलियन ने मजाक में कहा, कैंट, तुम्हें वाकई सेंटेस का शौक है? कैंट ने बेशर्मी से जवाब दिया, शायद, पर इसमें मेरी क्या गलती कि वे मेरे आकर्षण का सामना नहीं कर पाती। अलीना का राज और कैंट की मुसीबत। इंग्रिड की नज़रें एलिना पर टिकी थीं। उसे याद आया कि उसने एलिना को सिल्वर लीफ ऑक्शन हाउस में कैंट के साथ देखा था। उसे अंदाजा नहीं था कि वह मैनेजर अब कैंट की पत्नी बन चुकी है। वहीं सेलिन ने भी एलिना को पहचान लिया था। यूनिटी ने समझाया कि वे यहाँ नग्न क्यों रहती हैं। ये यिनपुल हमारी सुंदरता और ऊर्जा को बढ़ाता है। यहाँ हम सब एक परिवार की तरह बिना किसी पर्दे के रहती हैं। यहाँ सिर्फ प्यार और साधना है। कैंट ने अपनी सभी रानियों के सुडौल शरीरों को एक साथ देखा तो उसकी कामुकता चरम पर पहुंच गई। खैर देवियों, मैं तुम्हें तुम्हारी नई बहनों से मिलवाने लाया था। अब मुझे बाहर जाकर डैमेज कंट्रोल करना होगा। कैसा डैमेज कंट्रोल? सेलिन ने कैंट के सीने से चिपकते हुए पूछा। वाह, मैंने एक और स्वॉर्ड सेंटेस को हरा दिया है और अब पूरा साम्राज्य पागल हो रहा है, कैंट ने अपराधी जैसी मुस्कान के साथ कहा। क्या? सभी रानियों ने एक साथ चिल्लाकर कहा। उन्हें पता था कि कैंट जहां जाता है मुसीबतें अपने आप उसके पीछे खींची चली आती हैं। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? सेंटेस, नियोमी ने फटी आंखों से कैंट को देखते हुए पूछा। बाकी बहनें भी कैंट को ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ लेडीज। वो एक बदतमीज और बड़बोली लड़की थी जिसे औकात दिखाना जरूरी था। मैंने बस उसे हकीकत का आईना दिखाया है, कैंट ने बेपरवाही से कहा। प्लीज कैंट, ये मत कहना कि वो सेंटेस वाल थी, सेलिन ने डरते हुए पूछा। कैंट की खामोश मुस्कान ने सब बयान कर दिया। ये बहुत बुरा हुआ, दोनों सेंटेस, सेलिन और नियोमी एक साथ चिल्लाईं। सेलिन ने कैंट को समझाया कि एक ग्रैंड मास्टर का फेयर ड्यूल में एक सेंटेस को हराना कोई मामूली बात नहीं है। ये फॉरबिडन, वर्जित है। अब पूरे साम्राज्य के ताकतवर योद्धा कैंट के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाले थे, खासकर एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड सेक्ट। वेल, उनकी 5 सबसे चहेती सेंटेस में से एक थी। गुलाम का अनुबंध और कैंट की जिद। कैंट, तुम्हें उसे छोड़ना होगा वरना वे इस अपमान का बदला लेने के लिए पूरा सेक्ट तबाह कर देंगे, नियोमी ने मिन्नत की। लेकिन कैंट ने सिर हिला दिया। वह अब मेरी गुलाम सर्वेंट है, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। कैंट को पता था कि सिस्टम ने उसे एक नया क्वेस्ट दिया है, वेल को अपनी गुलाम बनाना। कैंट उसे न केवल अपने पास रखना चाहता था बल्कि उससे वह क्लोज कॉम्बैट की कला भी सीखना चाहता था जिसने उसे लड़ाई के दौरान पसीने छुड़ा दिए थे। इस रफ्तार से तो मुझे लगता है कि दुनिया के सारे सेंट और सेंटेस तुम्हें चुनौती देने आ जाएंगे। यहाँ तक कि मेरा भी मन कर रहा है कि मैं तुम्हें एक बार आजमाऊं, सेलिन ने कैंट की बाहों में झूलते हुए कहा। कैंट ने मुस्कुराते हुए अपनी मास्टर को देखा। मैं तुम्हारे साथ दो हाथ करने के लिए बेताब हूँ, पर क्या अभी हम उस पर पिन लगा सकते हैं? मेरे पास तुम सबके लिए बहुत से तोहफे हैं। रहस्यमयी, नारा और कैंट का अगला लक्ष्य। बातों बातों में कैंट ने उस नाम का जिक्र किया जिसने उसकी रातों की नींद उड़ाई थी, नारा। सेलिन और इंग्रिड की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें ये नाम कैसे पता? इंग्रिड ने पूछा। कैंट ने चतुराई से झूठ बोल दिया कि उसने कहीं सुना था। सेलिन ने बताया, नारा इस सेक्ट की सबसे महान तलवारबाजों में से एक थी, लेकिन दशकों पहले एक मिशन के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बारे में सब कुछ सील कर दिया गया है। अगर तुम्हें और जानना है तो तुम्हें गेट मास्टर मारा से बात करनी होगी, पर सावधान रहना, वह इस मामले में बहुत सख्त और रहस्यमयी है। कैंट ने सिर हिलाया। उसे पता था कि नारा का रहस्य सुलझाना उसके लिए बहुत जरूरी है। यिनपुल से बेडरूम तक ग्रुप मैराथन। अब मुझे जाना चाहिए, तुम लोग आपस में वक्त बिताओ। कैंट ने निकलने की कोशिश की पर उसकी रानियों ने उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दिया। अभी तो दिन शुरू हुआ है मेरे प्यार। यहाँ का एक दिन बाहर का सिर्फ 1 घंटा है तो हमारे पास बहुत वक्त है, सेलिन ने अपनी पतली और कोमल उंगलियों को कैंट के ड्रैगन पर फेरते हुए कहा। यूनिटी, लिलियन, एल्सा, अलीना, इंग्रिड और नियोमी सबकी आंखों में एक ही प्यास थी। वे उस ड्रैगन की गर्मी को अपने भीतर महसूस करना चाहती थीं। कैंट ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। अगले ही पल वे सब टेलीपोर्ट होकर उस विशाल कमरे में पहुंच गए जहां वह कलोसल बेड महाबिस्तर अपनी पहली ग्रुप मैराथन सामूहिक कामुक साधना का गवाह बनने वाला था। नग्न शरीरों का अंबार, सिस्कियां और कैंट की मर्दानगी। अब हरम टावर के भीतर वो आग लगने वाली थी जिसे शांत करना किसी के बस में नहीं था। एक बड़े बिस्तर का सबसे बड़ा फायदा यही है कि उस पर एक साथ कई सुंदरियां समा सकती हैं और कैंट आज यही करने वाला था। उसके साथ इस वक्त 7 रानियां मौजूद थीं, सेलिन, नियोमी, यूनिटी, इंग्रिड, एल्सा, लिलियन और अलीना। उन सबकी आंखों में कैंट के लिए जो प्यास थी उसे बुझाने के लिए कैंट उन्हें अपने उस महाबिस्तर पर ले आया। जैसे ही वे कमरे में प्रकट हुए, सेंटेस, सेलिन ने बिना वक्त गंवाए कैंट को बिस्तर पर धकेल दिया।
उसने बिजली की फुर्ती से कैंट के वस्त्र उतारे और उसकी उस दिव्य छड़ को कैद से आजाद कर दिया। अपनी बहनों की निगाहों के सामने वह गरिमामयी सेंटेंस घुटनों के बल बैठ गई और कैंट की मर्दानगी को अपने मुंह में भर लिया। जैसे जैसे वह चूस रही थी, कैंट का ड्रैगन और भी सख्त और विशाल होता गया। गुरु शिष्या की जुगलबंदी, सेलिन और नियोमी। कैंट ने मुस्कुराते हुए कहा, नियोमी तुम भी शामिल हो सकती हो। सेंटेंस नियोमी ने शर्माते हुए अपनी गुरु बहन का साथ दिया। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, जिससे उसका बेदाग और सुडौल बदन सबके सामने आ गया। नियोमी कैंट के ऊपर 69 पोस्चर में बैठ गई। कैंट की जीभ उसकी गुलाबी गुफा की गहराई नाप रही थी, जबकि नियोमी कैंट की छड़ को अपने मुंह में लेकर जन्नत का एहसास करा रही थी। सेलिन अब कैंट के अंकोशों बॉल्स पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही थी। सिसकियों और गीली आवाजों से पूरा कमरा गूंज उठा। जब कैंट का सैलाब उमड़ा तो नियोमी और सेलिन ने मिलकर उस दिव्य रस की हर एक बूंद को पी लिया। गले की जादूगरनी, एल्सा और लिलियन। इसके बाद यूनिटी की बारी आई। उसने कैंट को वह सुख दिया जिसे पाकर कैंट की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इंग्रिड ये सब देखकर हैरान थी कि यूनिटी, जो दिखने में शांत लगती है, बिस्तर पर इतनी माहिर कैसे है। लेकिन असली थ्रोट गोट तो माँ बेटी की जोड़ी थी, एल्सा और लिलियन। एल्सा ने कैंट की मर्दानगी को अपने गले की गहराई तक उतार लिया। कैंट की आहें निकल गईं जब उसकी छड़ एल्सा के गले के पिछले हिस्से को छू रही थी। लिलियन भी अपनी माँ से कम नहीं थी। वह कैंट के बॉलर्स और छड़ के निचले हिस्से को अपनी जीभ से ऐसे सहला रही थी कि कैंट का दिमाग चकराने लगा। एल्सा कैंट के चेहरे पर रिवर्स काउगर्ल पोस्चर में बैठ गई। कैंट के सामने एलिना के भारी कूल्हे और उसका पिछवाड़ा बटहोल था। कैंट का मन हुआ कि वह अपनी जीभ वहां भी ले जाए, पर उसने खुद को रोका क्योंकि उसने वेक्स्ट्रा से वादा किया था कि वह उसकी पहली एनल होगी। अलीना और इंग्रिड का समर्पण। लिलियन के बाद अलीना की बारी आई। अलीना को कैंट के मुंह में अपनी मर्दानगी देना बहुत पसंद था। उसने कैंट के चेहरे को अपने भारी कूल्हों के बीच सैंडविच बना लिया। कैंट उसकी कामुक महक और उसके जिस्म की गर्मी में डूब गया। अंत में इंग्रिड आई। वह हफ्तों से इस पल का सपना देख रही थी। जब कैंट ने उसे अपने नीचे लिया तो इंग्रिड 3 बार चरम सुख क्लाइमैक्स तक पहुंची। असली खेल की शुरुआत, यूनिटी तुम पहली हो। अब कैंट के बिस्तर पर 7 नग्न और प्यासी सुंदरियां बिखरी हुई थीं। हर किसी के बदन पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उनकी सांसें कैंट के नाम की माला जप रही थीं। कैंट ने उन सब की भूखी नजरों को देखा। उसे पता था कि बाहर गेट मास्टर मारा दुश्मनों से निपट रही है, लेकिन यहाँ कैंट 7 अलग अलग गुफाओं पर कब्जा करने के लिए तैयार था। कैंट ने अपनी पहली पत्नी की ओर इशारा किया, यूनिटी तुम पहली हो। अभी तो केवल वार्म अप हुआ था, असली मैराथन तो अब शुरू होने वाला था। कैंट का ड्रैगन अब एक एक करके हर रानियों की गहराई नापने के लिए उतावला था। कैंट ने तय किया था कि वह उसी क्रम में आगे बढ़ेगा जिस क्रम में ये सुंदरियां उसके जीवन में आई थीं। वेक्स्ट्रा के बाद यूनिटी उसकी दूसरी पत्नी बनी थी। यूनिटी कैंट की गोद में चढ़ गई और अपने सुडौल कूल्हों को हवा में उठाया। कैंट ने अपनी मोटी और लंबी छड़ को उसकी छोटी सी गुफा के मुंह पर रखा और धीरे से उसे अपने भीतर समाने दिया। मम्मा, यूनिटी सिसको थी। जैसे ही कैंट का फौलाद उसके शरीर के भीतर पहुंचा, बाकी रानियों का शरीर भी उत्तेजना से कांप उठा। यूनिटी ने कैंट के सीने पर हाथ टिकाया और अपनी कमर को एक लैट रिदम में चलाना शुरू किया। बाकी रानियां उस मोटाई को अपनी बहन की गहराई में आते जाते देख रही थीं और उनकी भूख बढ़ती जा रही थी। कैंट महसूस कर सकता था कि यूनिटी अब पहले से कहीं ज्यादा माहिर हो गई थी। यह अनुभव उसे देवी वेक्स्ट्रा से मिल रहा था, जो अपनी बहनों को गुप्त रूप से बिस्तर की कला सिखा रही थी। जब कैंट ने अपना भार यूनिटी के भीतर खाली किया तो चमत्कार हुआ। यूनिटी की कल्टिवेशन सीधे 3 लेवल बढ़ गई। वह लेवल 4 से सीधे लेवल 7 रूट सेंट बन गई। मैच लिलियन का समर्पण और हाई मैच का उदय। अगली बारी लिलियन की थी। वह हफ्तों से कैंट से दूर थी क्योंकि वह एक हाई मैच बनना चाहती थी। अब वह tier 5 के जादुई घेरों का इस्तेमाल कर सकती थी, पर उसे उस जादू को संभालने के लिए कैंट की ऊर्जा चाहिए थी। लिलियन बिस्तर पर अपने घुटनों और हाथों के बल डॉगी स्टाइल में झुक गई। उसे यह पोस्टर हमेशा से पसंद था। कैंट ने पीछे से उसके भीतर प्रवेश किया। आह, सब बाहर आने दो मेरी जान, ये तुम्हारा पल है, कैंट ने बेशर्मी से कहा। लिलियन की सिसकियां और कैंट के धक्कों की आवाज कमरे का संगीत बन गई। कैंट ने उसे कई बार चरम सुख तक पहुंचाया और फिर उसके भीतर अपना दिव्य रस भर दिया। लिलियन की शक्ति लेवल 8 तक पहुंच गई, जो यूनिटी से भी एक कदम आगे थी। एल्सा, रूहों की रानी और कामुकता का तांडव। बेटी के बाद मां की बारी थी। एल्सा अपनी दिखने वाली मासूमियत के विपरीत बिस्तर पर सबसे जंगली वाइल्ड थी। वह कैंट के ऊपर सवार हो गई और अपने हाथों को कैंट के सीने पर जमाकर उसे राइड करने लगी। एल्सा इस सेक्ट की सबसे प्रतिभाशाली सोल कल्टिवेटर रूहानी साधक थी। उसकी ईथवार्डन वाली प्रकृति उसे रूहों की दुनिया का मालिक बनाती थी। यहाँ तक कि सेक्ट मास्टर भी उसके सामने फीके थे। वह रूहानी हमलों से पूरी तरह सुरक्षित थी और उसने कैंट और अपनी बाकी बहनों को भी यह सुरक्षा कवच दे रखा था। एल्सा को अपनी रूहानी शक्ति बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं थी। वह कैंट के साथ शारीरिक संबंध बनाकर ही अपनी रूह को और मजबूत कर लेती थी। आज वह अपने प्रेमी के ऊपर किसी शेरनी की तरह सवार थी। उसकी आंखें हवस और प्यार से चमक रही थीं। वह कैंट के शरीर की हर हरकत का आनंद ले रही थी, ये जानते हुए कि कैंट का हर एक झटका उसे और भी शक्तिशाली देवी बना रहा है। एल्सा की कमर बुरी तरह थरथराई और कैंट ने अपना पूरा भार उसके शरीर की गहराई में उतार दिया। एल्सा पसीने से लथपथ होकर कैंट के सीने पर ढह गई। बाकी रानियां दंग थीं कि एल्सा में इतनी सहनशक्ति एंड्योरेंस कहां से आए। उसने पूरे 1 घंटे तक कैंट को राइड किया और 5 बार चरम सुख क्लाइमैक्स तक पहुंची। दरअसल कैंट ने जब उसका ट्रू नेम पुकारा था तब उनके बीच एक ऐसा संबंध बना था जिसने एल्सा को कैंट की बेहिसाब ताकत का एक हिस्सा दे दिया था। एल्सा मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसकी कल्टिवेशन सीधे लेवल 3 से लेवल 6 रूट स्टेज पर पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, उसकी रूहानी शक्ति सोल स्ट्रेंथ में भी जबरदस्त उछाल आया था। उसने प्यार से कैंट की छड़ को साफ किया ताकि अगली बहन की बारी आ सके। स्वॉर्ड सेंटेस सेलिन, समर्पण और साधना। अगली बारी सेंटेस सेलिन की थी। वह बिस्तर पर लेटी और अपनी दोनों टांगों को कैंट के कंधों पर टिका दिया। कैंट ने उसकी तंग गुफा में प्रवेश किया और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। पूरे कमरे में सेलिन की सुरीली सिसकियां गूंजने लगीं। सेलिन को जीतना कैंट के लिए सबसे कठिन काम था, पर आज वह पूरी तरह कैंट की थी। कैंट उसके शरीर के हर उस संवेदनशील हिस्से को निशाना बना रहा था जहां से सुख की लहरें उठती हैं। वहीं खड़ी नियोमी अपनी बहन को इस तरह मजे लेते देख हैरान भी थी और उत्तेजित भी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपनी बहन और अपनी ही शिष्या के साथ एक ही मर्द को साझा कर रही है, पर कैंट के ड्रैगन का स्वाद चखने के बाद अब वह भी इस नशे में डूब चुकी थी। 1 घंटे के इस घमासान के बाद कैंट ने अपना दिव्य रस सेलिन के भीतर भर दिया। सेलिन लेवल 2 से लेवल 3 रूट ग्रेड सेज बन गई।
वह अपनी शक्ति को स्थिर करने के लिए एक तरफ बैठ गई और अपनी देवी बहन वेक्स्ट्रा के साथ मानसिक रूप से इस सुख के अनुभव साझा करने लगी। अलीना, कूल्हों का जादू और प्रतिशोध की आग। अब उस सुंदरी की बारी थी जिससे बाकी सभी रानियां, यहाँ तक कि देवी वेक्स्ट्रा भी जलती थी। अलीना उसकी जलन की वजह थी अलीना का सबसे मजबूत हिस्सा, उसका शानदार और विशाल पिछवाड़ा। बट अलीना कैंट के ऊपर सवार हुई और जब उसने अपने कूल्हों को हिलाना शुरू किया तो बाकी रानियां बस टकटकी लगाकर देखती रह गईं। अलीना के कूल्हों की बनावट और उनकी हरकत इतनी मदहोश करने वाली थी कि कैंट ने उसे कसकर थाम लिया। कैंट अक्सर अलीना के उसी पिलो बट पर अपना सिर रखकर सोता था। अलीना ने पूरे 1 घंटे तक अपनी कमर का जादू दिखाया। जब कैंट ने अपना संयम खोया और उसके भीतर अपना सैलाब छोड़ा तो अलीना लेवल 3 से लेवल 7 रूट सेंट बन गई। उसी वक्त रानियों के बीच एक गुप्त चर्चा भी चल रही थी। अलीना के अतीत के दुखों को सुनकर वेक्स्ट्रा इतनी क्रोधित थी कि उसने मिला नोबल फैमिली को जड़ से मिटाने का प्लान बना लिया था। वह कैंट की रानियों के लिए ऐसे खतरनाक हथियार और जादुई शक्तियां तैयार कर रही थी कि जब वे अगली बार बाहर निकलेंगी तो मिल खानदान का नामो निशान मिटा देंगी। अगला शिकार इंग्रिड। कैंट को उन गुप्त योजनाओं का अंदाजा नहीं था, वह तो बस अपनी रानियों को सुख देने में व्यस्त था। अब इंग्रिड की बारी थी। वह काफी देर से एलिना और कैंट के मिलन को देखकर खुद को गीला महसूस कर रही थी। जैसे ही कैंट की नजर उस पर पड़ी, इंग्रिड के शरीर में बिजली दौड़ गई। आह कैंट और तेज। इंग्रिड की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। कैंट ने उसे कसकर अपनी फौलादी बाहों में जकड़ा हुआ था और अपनी भारी मर्दानगी से उसके भीतर तबाही मचा रहा था। इंग्रिड का शरीर पसीने से लथपथ था और उसके कूल्हे हर धक्के के साथ कैंट की तरफ उछल रहे थे। जैसे ही कैंट ने अपना अंतिम प्रहार किया, उसका दिव्य रस एक खौलते हुए लावे की तरह इंग्रिड की गहराई में समा गया। इंग्रिड का शरीर धनुष की तरह मुड़ गया और वह चरम सुख के झटकों से कांपते हुए कैंट के सीने पर ढह गई। वह जो कभी लेवल 1 पर थी, अब सीधे लेवल 3 रूट ग्रेट सेज बन चुकी थी। उसने कांपते हाथों से कैंट के ड्रैगन को अपनी रसीली जीभ से साफ किया और गर्व से अपनी बाकी बहनों के बगल में बैठ गई, जो नग्न अवस्था में इस खूनी खेल को देख रही थी। नियोमी का समर्पण, रसीली गुफा और ड्रैगन का प्रहार, 18 जोड़ विस्तार। अब केवल सेंटेस नियोमी बाकी थी। उसने अपनी बहन सेलिन और शिशा इंग्रिड को कैंट के साथ जन्नत पाते देखा था, जिससे उसकी अपनी गुफा पूरी तरह रस से गीली हो चुकी थी। नियोमी ने अपनी सारी लज्जा त्याग दी और बिस्तर पर घुटने टिकाकर अपना भारी पिछवाड़ा कैंट की ओर उठाकर डॉगी पोस्चर अपनाया। कैंट ने जब पीछे से उसकी सुडौल जांघों और उभरे हुए कामुक कूल्हों को देखा तो उसका संयम राख हो गया। उसने अपना चेहरा नियोमी की उस मखमली और गहरी दरार में दफन कर दिया। नियोमी की गुफा बाकी रानियों के मुकाबले काफी रसीली और मखमली थी। कैंट की जीभ ने जब उसके सबसे संवेदनशील हिस्से क्लिट को कुरेना शुरू किया तो नियोमी पागलों की तरह अपनी कमर हिलाने लगी। ओह गॉड कैंट, तुम्हारी जीभ, मुझे ये चाहिए अभी। 10 मिनट तक कैंट ने उसे अपनी जीभ से तड़पाया। जब नियोमी का रस बहकर कैंट के चेहरे पर आने लगा तब कैंट ने अपनी फौलादी और गर्म छड़ को उसकी गहराई के मुंह पर रखा और एक ही झटके में उसे पूरा जड़ तक उतार दिया। नियोमी ने बिस्तर की चादर अपने नाखूनों से फाड़ दी। कैंट के धक्के इतने शक्तिशाली थे कि नियोमी के भारी उरोज ब्रेस्ट हवा में उछल रहे थे। कमरे में केवल मांस से मांस के टकराने की चटाक चटाक आवाज और नियोमी की मदहोश कर देने वाली चीखें गूंज रही थी। कैंट एक जंगली जानवर की तरह उसके भीतर प्रहार कर रहा था, मानो वह उसकी आत्मा तक पहुंच जाना चाहता हो। हरम काउंसिल की गुप्त चर्चा, कैंट की दैवीय मर्दानगी। जब कैंट नियोमी की गहराई नाप रहा था, बाकी रानियां और देवी वेक्स्ट्रा मानसिक संवाद टेलीपैथी में जुटी थीं। देखो नियोमी को, वह इस ड्रैगन के सामने कितनी बेबस हो गई है, यूनिटी ने अपनी गीली जांघों को सहलाते हुए कहा। बेबस क्यों ना हो, कैंट का साइज और उसकी शक्ति अब देवताओं को भी ललकार रही है, लिलियन ने उत्तेजना में भरते हुए कहा। वेक्स्ट्रा ने शांति से समझाया, तुम सबको समझना होगा कि कैंट अब एक गॉड से भी ऊपर की चीज है। उसका दिव्य रस महज एक तरल पदार्थ नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का शुद्धतम रूप है। इसलिए तुम सब सिर्फ एक राउंड में 3-3 लेवल ऊपर चढ़ रही हो। सेलिन ने आह भरते हुए कहा, वह अगला निशाना गेट मास्टर मारा को बनाने वाला है। सोचो, जब वह उस पत्थर जैसी सख्त औरत को बिस्तर पर पिघलाएगा तो उसकी ताकत कहाँ पहुंचेगी। वेक्स्ट्रा ने मुस्कुराते हुए राज खोला, कैंट तुम सबको अजय बनाने की तैयारी कर चुका है। उसने तुम सबके लिए ऐसे सरप्राइज प्लान किए हैं जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं। वह तुम सबको इस साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली योद्धा बना देगा। रानियां ये सुनकर कैंट की ओर और भी ज्यादा हवस भरी नजरों से देखने लगीं। नियोमी का उत्थान और कैंट का राक्षसी स्वैग। 1 घंटे के उस भीषण और कामुक तांडव के बाद कैंट ने अपनी मर्दानगी की आखिरी बूंद तक नियोमी के भीतर निचोड़ दी। नियोमी के शरीर से एक सुनहरी आभा निकली और वह सीधे लेवल 7 रूट ग्रेट सेज बन गई। वह इस वक्त कैंट की सभी रानियों में सबसे ताकतवर योद्धा बन चुकी थी। कैंट ने एक विजयी मुस्कान के साथ राहत की सांस ली। जैसे ही उसकी 8वीं पत्नी नियोमी का लेवल बढ़ा, कैंट के सिस्टम में हजारों स्टार पॉइंट्स का ढेर लग गया। वह बिना किसी मेहनत के अपनी ताकत को और भी राक्षसी बना सकता था। इतने बड़े बिस्तर पर 8 नग्न सुंदरियों के पसीने और खुशबू के बीच घिरे रहना, यही असली बादशाहत है, कैंट ने सोचा। उसकी सभी रानियां अब उसे चूम रही थी, कोई उसके मस्कुलस सीने को चाट रही थी तो कोई उसके ड्रैगन को फिर से जगाने के लिए अपनी उंगलियों का जादू चला रही थी। कैंट ने उन सबको अपने फौलादी हाथों में समेटा और फिर उन्हें बॉडी टावर की ओर ले गया, जहां अब उनके कोमल शरीरों को फौलाद जैसा मजबूत बनाया जाना था। कैंट अपनी 7 रानियों को लेकर बॉडी टावर के केंद्र में खड़ा था। अभी कुछ ही समय पहले वे सब उस विशाल बिस्तर पर कामुक साधना के चरम से होकर गुजरे थे, इसलिए उन सबके शरीरों पर अब भी एक गुलाबी चमक और पसीने की भीनी खुशबू बसी हुई थी। इंग्रिड, नियोमी, सेलिन और बाकी रानियां अभी भी पूरी तरह नग्न नेकेड थीं। उनके सुडौल और तराशे हुए बदन टावर की रहस्यमयी रोशनी में चमक रहे थे। सामने एक विशालकाय सीढ़ी थी जो बादलों को चीरती हुई ऊपर जा रही थी, गोल्डन टाइटन स्टेवे। कैंट, यह अद्भुत जगह क्या है? इंग्रिड ने अपने भारी उरोजों को संभालते हुए पूछा। टावर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेविटी ने उनके कोमल अंगों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, जिससे उनके जिस्म और भी कामुक लग रहे थे। ये तुम्हारी हड्डियों और मांसपेशियों को फौलाद बनाने का रास्ता है, कैंट ने अपनी रानियों के बीच चलते हुए कहा। उसका ड्रैगन स्वैग इतना प्रबल था कि उसके पास से गुजरते ही रानियों के शरीर में उत्तेजना की लहर दौड़ जाती थी। कैंट ने पहाड़ी पर बने एक आलीशान कांच के महल की ओर इशारा किया, जो भविष्य की तकनीक और प्राचीन जादू का मिश्रण था। कांच का महल और कामुक प्रशिक्षण, 18 जोड़ विस्तार। जैसे ही वे उस कांच के महल के भीतर पहुंचे, रानियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां नहाने के लिए साधारण टब नहीं बल्कि भविष्य के जादुई कैप्सूल पॉड्स थे। गाया ने ब्रह्मांड के रहस्यों से ये तकनीक चुराई थी ताकि कैंट की रानियां अपनी यिन ऊर्जा को शरीर की मजबूती में बदल सकें। कैंट ने अलीना को पास बुलाया और उसे एक पॉड के सामने खड़ा किया।
अलीना, यहाँ तुम्हें अपने जिस्म को तपाना होगा। कैंट के हाथ अलीना के भारी और रेशमी कूल्हों बट पर रेंगने लगे, जिससे अलीना की सांसें तेज हो गईं। उसने अलीना को पीछे से अपनी बाहों में भरा, उसके सख्त ड्रैगन सीने और अलीना के कोमल पीठ का मिलन टावर के दबाव में और भी गहरा हो गया। अपनी जांघों को फैलाओ और स्पॉट की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करो, कैंट ने उसके कान में फुसफुसाया। अलीना ने अपनी आंखें मूंद लीं और कैंट की मर्दानगी को अपनी जांघों के पीछे महसूस करते हुए एक मधुर सिसकी भरी। कैंट ने हर रानी के लिए विशेष जड़ी बूटियों और दुर्लभ अर्क के बॉक्स तैयार करवाए थे, जिन पर उसने 20 लाख टावर पॉइंट्स खर्च किए थे। नीलामी ऑक्शन से पहले तुम्हारे पास जितना समय है, उसका इस्तेमाल अपने शरीरों को फौलाद बनाने में करो। गया और अकीरा तुम्हारी मदद करेंगी। मैं तुम्हें यहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए छोड़ रहा हूँ, कैंट ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़रों में अपनी रानियों के प्रति हवस और प्यार का वो संतुलन था जिसे देखकर वे सब उसे पूजने के लिए तैयार थीं। इनामों की बारिश, ब्रह्मांड का वरदान। रानियों को साधना में छोड़कर कैंट स्वॉर्ड टावर में पहुंचा और स्टोन ऑफ एनलाइटनमेंट पर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। उसके सिस्टम में इनामों की झड़ी लग गई थी। स्पीयर सेंटेस नेओमी, चैन क्वेस्ट पूरा करने पर बधाई। 10 लाख टावर पॉइंट्स प्राप्त हुए। डंजन मास्टर टोकन प्राप्त हुआ। यूनिवर्स विश टोकन प्राप्त हुआ। कैंट खिलखिलाकर हंस पड़ा। डंजियन मास्टर टोकन का मतलब था कि अब वह किसी भी डंजियन कालकोटरी को जीतकर उसे अपना गुलाम बना सकता था और उसे कहीं भी ले जा सकता था। वह उस डंजियन के अंतिम बॉस को अपनी लड़ाई में मदद के लिए बुला सकता था। वाह, तो नियोमी के साथ वो थ्रस्टिंग सिर्फ मजे के लिए नहीं थी, ब्रह्मांड मुझे हर झटके के लिए इनाम दे रहा है। कैंट ने अपनी मर्दानगी पर गर्व करते हुए सोचा। लेकिन सबसे बड़ा इनाम था यूनिवर्स विश टोकन। अब कैंट ब्रह्मांड से कोई भी एक ऐसी इच्छा मांग सकता था जो पलक झपकते ही पूरी हो जाती। कैंट के पास पहले से ही 2 इच्छाएं सुरक्षित थीं और अब ये तीसरी। ब्रह्मांड वाकई मुझ पर मेहरबान है। मैं अपनी रानियों के साथ इस दुनिया पर राज करूंगा और जो चाहूंगा वो हासिल करूंगा। मेरा ड्रैगन अब रुकने वाला नहीं है, कैंट ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए सोचा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पूरे साम्राज्य को राख करने की ताकत रखती थी। तो अब मेरे पास वो ब्लड एसेंस और वॉर्ड पाथ है जिस पर इंग्रिड चल सकती है, अगर वह किसी तरह वॉर्ड लिंक्स की ब्लड लाइन को जागृत कर ले। कैंट ने अपने बाएं हाथ में रखे जेड बॉक्स और दाएं हाथ में काली जिल्द वाली मैनुअल को देखते हुए खुद से कहा। उसने इंग्रिड के लिए वॉर्ड लिंक्स का इतिहास भी निकाल लिया था, एक ऐसी प्रजाति जो सदियों पहले विलुप्त हो गई थी, लेकिन इंग्रिड की वॉइड आइज साबित करती थी कि वह उनकी आखिरी वारिस हो सकती है। गाया, कैंट की पुकार पर ब्रह्मांडीय बुनकर कॉस्मिक वीवर प्रकट हुई। कैंट ने उसे पाथ ऑफ द वॉर्ड सौंपते हुए आदेश दिया, इंग्रिड के लिए एक दिव्य रास्ता तैयार करो, ठीक वैसा ही जैसा तुमने सेलिन के लिए किया था। और हाँ, नियोमी के लिए भी एक श्रेष्ठ मार्ग बनाओ। मेरे टावर पॉइंट्स की चिंता मत करना, बस उन्हें ब्रह्मांड में सबसे सुंदर और शक्तिशाली बना दो। कैंट के पास अब सेलिन, इंग्रिड और नियोमी के अलावा लिलियन के लिए भी एक पाथ था। यह इनाम उसे स्वॉर्ड सेंटेसवेल को हराने वाले पहले क्वेस्ट से मिला था। लिलियन का उत्थान, अग्नि और बर्फ की जादूगरनी। क्वेस्ट का नाम, एक सेंटेस का पुनर्वास, एक चौथाई। इनाम 10 लाख टावर पॉइंट्स, पाथ ऑफ द आइस एंड फायर एलिमेंटल मेज, डंजियन मास्टर टोकन। लिलियन, जो पहले से ही एक काबिल जादूगरनी थी, अब आइस एंड फायर एलिमेंटल मेज बनने की राह पर थी। कैंट ने मुस्कुराते हुए गया को वो मैनुअल भी थमा दी। गया अपने मास्टर की सेवा करके बेहद खुश थी। अकीरा भी अपनी तरफ से कैंट की रानियों के लिए कुछ खास तैयार कर रही थी ताकि वह भी उपयोगी साबित हो सके। अगला लक्ष्य, अलीना का सपना और सेंटेसवेल की गुलामी। कैंट ने अगले क्वेस्ट पर नजर डाली, जो और भी रोमांचक था। दूसरा क्वेस्ट, सेंटेस का पुनर्वास, 2 चौथाई। लक्ष्य, सेंटेसवेल को केवल नाम के लिए नहीं बल्कि हर तरह से अपना गुलाम सर्वेंट बनाना। अगर वह हाँ कहती है तो ये सिलसिला जारी रहेगा। इनाम 1 लाख टावर पॉइंट्स, आके नरेपात, हेवनली रेड ड्रैगन रून ब्लेड। ये रिवॉर्ड कैंट की सबसे प्यारी पिलो बट वाली रानी अलीना के लिए था। अलीना का बचपन का सपना एक अरे मास्टर बनना था, लेकिन मिलर परिवार के अत्याचारों ने उसे 20 साल तक गहरे सदमे में रखा। अब कैंट उसे वो सब कुछ देने वाला था जो उसने खोया था। उस सेंटेस को सही फैसला लेना होगा, वरना वह बहुत कुछ खो देगी, कैंट ने अपनी मर्दानगी भरी मुस्कान के साथ सोचा। उसके पास अब अपनी लगभग सभी रानियों के लिए एक निश्चित भविष्य था। यूनिटी अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और एल्सा पहले ही अपना ट्रू नेम पा चुकी थी। कैंट अब खुद को सिर्फ सुंदरियों से घिरा हुआ नहीं देख रहा था, बल्कि उसके चारों ओर ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और कामुक देवियों की एक फौज तैयार हो रही थी। उसका अंतिम लक्ष्य अभी भी गॉड ऑफ अल्कमी का वध करना था। मैदान जंग की ओर कैंट का नया अवतार। कैंट उठा और उसने अपना फौलादी शरीर स्ट्रेच किया। उसकी मांसपेशियों में बिजली जैसी फुर्ती थी और उसकी आंखों में ड्रैगन का तेज। वह सेंटेस नियोमी के कमरे में प्रकट हुआ, जल्दी से तैयार होकर नए वस्त्र पहने और कमरे से बाहर निकल गया। वह सीधे स्वॉर्ड गेट की ओर बढ़ रहा था, जहां गेट मास्टर मारा इस वक्त एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर से निपट रही थी। चलो देखें मेरी जीत ने साम्राज्य में कितनी आग लगाई है, और उन एल्डर्स को भी बता दूं कि कैंट की रानियों को छूना तो दूर, अब कोई उसकी परछाई को भी नहीं देख पाएगा। कैंट ने अपने ड्रैगन स्वैग के साथ सोचा और हवा को चीरते हुए आगे बढ़ गया। लगभग 1 घंटे से स्वॉर्ड गेट के मुख्य हॉल में तनाव का माहौल था। एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड सेक्ट के 3 शक्तिशाली एल्डर, जिनकी ताकत खुद गेट मास्टर के बराबर थी, वहां डेरा डाले हुए थे। जैसे ही उन्हें सेंटेसवेल की हार और कैंट की जीत की खबर मिली, वे अपनी गरिमा और अहंकार की पोटली लेकर यहाँ डैमेज कंट्रोल करने पहुंच गए। ये वही एल्डर थे जिन्होंने वेल को कैंट और मारा के लिए मुसीबत खड़ी करने भेजा था, लेकिन उनका पासा उल्टा पड़ गया। अब वे अपनी ऊंची नाक बचाने के लिए धमकियों का सहारा ले रहे थे। हॉल में गेट मास्टर मारा के बगल में वेल शांत बैठी थी, जिसे मारा ने अपनी सुरक्षा में ले रखा था ताकि एल्डर्स उसे अगवा न कर सकें। गेट मास्टर मारा, आप जानती हैं कि हमारा सेक्ट अपमान सहने वालों में से नहीं है। जो हमारा है उसे वापस कीजिए, वरना इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, एल्डर सेसिल ने अपनी तीखी आवाज में कहा। वह वही औरत थी जिसने कैंट के उदय को रोकने की साजिश रची थी। मारा ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी, आपकी सेंटेस ने मेरे शिष्य को द्वंद्व के लिए ललकारा था और शर्त के मुताबिक हारने पर वह 100 साल के लिए मेरे शिष्य की गुलाम सर्वेंट बन गई है। हमारा डिवाइन पैलेस सेक्ट सिद्धांतों पर चलता है, हम आपकी तरह ऊंची हरकतें नहीं करते। साजिश का पर्दाफाश, वेल की आंखों से गिरता पर्दा। इसका क्या मतलब है मारा? सेसिल चिल्लाए। मतलब साफ है, मारा ने उपहास उड़ाते हुए कहा। मुझे आपकी साजिश की बू बहुत पहले ही आ गई थी। आपने वेल को सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि आप मेरे सेक्ट के इस उभरते सितारे कैंट को काबू में कर सकें। वेल का कैंट को अपना शिष्य बनाने का नाटक सिर्फ उसे हथियाने के लिए था। अगर वह आपकी बात नहीं मानता तो आप उसे मरवा देते। आपकी हथियार, वेल खुद मेरे शिष्य के जाल में फंस गई है।
ये सुनकर सेंटेस वाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लग रहा था कि वह अपनी मर्जी से आई है, पर उसे क्या पता था कि उसके ही एल्डर्स उसे महज एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। मारा ने जानबूझकर यह सच वेल के सामने बोला ताकि उसे अपनी कीमत समझ आ जाए। कैंट का प्रवेश, राक्षसी स्वैग और अंतिम फैसला 18 जोड़ विस्तार। तभी हॉल के दरवाजे खुले और बैंगनी बालों वाला वह नौजवान भीतर दाखिल हुआ। कैंट के चलने के अंदाज में एक ऐसी मर्दानगी और ताकत थी कि हॉल में मौजूद एल्डर्स की सांसें एक पल के लिए थम गईं। कैंट की आंखों में वही चमक थी जो उसने अपनी रानियों के साथ मैराथन के दौरान महसूस की थी। तो आप बूढ़े यहाँ सेंटेस को वापस ले जाने आए हैं? कैंट ने एक सोफे पर धमकते हुए पूछा। उसने जानबूझकर अपनी जांघें फैलाकर बैठने का वो अंदाज अपनाया जो उसकी बड़ी हुई मर्दानगी को साफ दिखा रहा था। कैंट के शरीर से अभी भी उसकी रानियों के yin और पसीने की मिली जुली कामुक खुशबू आ रही थी, जिसे वेल ने तुरंत महसूस किया और उसके गाल गुलाबी हो गए। अपनी उम्र के हिसाब से तुम समझदार हो लड़के, इसे और बिगड़ने मत दो और वेल को हमारे हवाले कर दो, सेसिल ने आक्रामक होकर कहा। कैंट खिलखिलाकर हंसा। उसकी हंसी में वो ड्रैगन स्वैग था जो किसी को भी डरा दे। ओह, तो आप मुझे धमकी दे रही हैं? ठीक है, तो मेरा फैसला सुन लीजिए। कैंट ने वेल की ओर एक शिकारी नजर डाली। वेल की फटी हुई पोशाक और उसकी बेबसी कैंट को उत्तेजित कर रही थी। पहली बात, अपनी धमकियां अपने पास रखें। सेंटेस एक निष्पक्ष द्वंद्व में हारी है और अब वह मेरी गुलाम है। अगले 100 साल तक वह मेरे साथ रहेगी, मेरी सेवा करेगी और मेरी हर इच्छा पूरी करेगी। कैंट ने अपनी आवाज़ भारी करते हुए कहा, मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं उसे अच्छे से रखूंगा। लेकिन मुझे यकीन है कि 100 साल मेरे साथ बिताने के बाद, मेरे बिस्तर और मेरी ताकत का अनुभव लेने के बाद वह कभी आपके सड़े हुए सेक में वापस नहीं जाना चाहेगी। असल में मेरा गुलाम बनना उसके लिए आपके सेक में 1000 साल बिताने से भी ज्यादा फायदेमंद होगा। कैंट खड़ा हुआ और एल्डर्स की आंखों में आंखें डालकर बोला, अब यहाँ से दफा हो जाए। सेंटेस मेरे पास रहेगी, और याद रहे, एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड सेक्ट के लिए बेहतर होगा कि वे मुझे और मेरी औरतों को नाराज न करें, वरना मैं तुम्हारे पूरे खानदान को राख कर दूंगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। कैंट का खौफ इतना था कि एल्डर्स के हाथ अपनी तलवारों की मूठ पर काम रहे थे। कैंट ने वेल का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वेल का कोमल जिस्म कैंट के फौलादी सीने से टकराया। कैंट का स्वैग अब पूरे साम्राज्य के लिए एक चेतावनी बन चुका था। एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर्स ने अपने जीवन में बहुत कुछ सुना था, लेकिन एक मामूली छोरे के मुंह से ये सुनना कि बेहतर होगा कि आप मुझे नाराज न करें, उनके लिए किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं था। एल्डर सेसिल की आंखों में अंगारे दहक रहे थे, लेकिन कैंट के चेहरे पर वही बेखौफ ड्रैगन स्माइल थी। कैंट ने साफ कर दिया था कि उन्हें मारने की कोशिश करना उनके बस की बात नहीं है। जाकर अपने सेक्ट को बता दो कि अगले 100 सालों के लिए उनकी एक सेंटेंस कम हो गई है। शायद हमेशा के लिए। कैंट ने अपनी आवाज़ में वो वजन पैदा किया जिसे सुनकर हॉल की दीवारें भी कांप उठीं। वेल का फैसला और एल्डर्स की विदाई 18 जोड़ विस्तार। कैंट अचानक सेंटेस वेल की ओर मुड़ा। वेल इस वक्त कैंट के उस मर्दाना प्रभाव और के नीचे दबी जा रही थी। कैंट के शरीर से निकलने वाली प्राइमोडियल ड्रैगन की गंध उसे एक अजीब सी उत्तेजना दे रही थी। वेल, क्या तुम मेरी गुलाम बनने के लिए तैयार हो? कैंट ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। उसकी नजरें वेल की फटी हुई सफेद पोशाक के पार उसके कांपते हुए अंगों को टटोल रही थीं। वेल ने बिना एक पल गनवाए जवाब दिया, मैं तैयार हूं। एल्डर्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी, कमीने, सेसिल ने चिल्लाते हुए कहा और वे तीनों अपमान का कड़वा घूंट पीकर वहां से चले गए। एल्डर्स के जाते ही कैंट ने वेल को अपनी ओर खींचा। उसका रेशमी बदन कैंट के फौलादी और गर्म सीने से टकराया। क्या तुम वाकई मेरी गुलाम बनना चाहती हो? कैंट ने उसके कान के पास फुसफुसाया, जिससे वेल के शरीर में बिजली दौड़ गई। मैं बस उस सेक्स से दूर रहना चाहती थी। वेल ने अपनी बॉटम लाइन बचाने की कोशिश की, पर कैंट जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। ठीक है, तो मेरी पहली आज्ञा सुनो, जाओ और उन एल्डर्स से माफी मांगो जिन्हें तुमने अपमानित किया था। वेल हैरान थी, पर वह कैंट के आदेश को टाल नहीं सकी और चुपचाप बाहर निकल गई। कैंट ने गाया को गुप्त रूप से उसके पीछे भेजा ताकि वह उसकी वफादारी की जांच कर सके। मारा के साथ नोकझोंक, प्यार और तकरार। अब हॉल में केवल कैंट और गेट मास्टर मारा बचे थे। मारा ने कैंट को शक भरी निगाहों से देखा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है? कैंट मुस्कुराया और मारा के करीब जाकर बैठ गया। मुसीबत तो मेरा दूसरा नाम है, गेट मास्टर, पर मुझे पता है कि आप मुझे कुछ होने नहीं देंगी। ज्यादा हवा में मत उड़ो, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड नहीं हूँ, मारा ने चिढ़ते हुए कहा। कैंट खिलखिलाकर हंसा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मुझे लगता है कि आप मुझे इतना पसंद करती हैं कि मेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगी। मारा ने बस एक हुंक की आवाज निकाली और अपना चेहरा फेर लिया, पर उसके गालों पर आई हल्की लाली कैंट की नजरों से नहीं बच सकी। नारा का नाम और बदलता मंजर। कैंट का चेहरा अब गंभीर हो गया। खेल और मजाक एक तरफ, अब वह उस काम के लिए आया था जिसके लिए उसे भेजा गया था। गेट मास्टर, मैं यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। मेरी मास्टर ने कहा था कि सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। कैंट रुका। मारा की आंखों में गहराई से देखते हुए उसने वो नाम लिया। उसका नाम नारा है। जैसे ही यह नाम गूंजा, मारा का शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसके चेहरे की रंगत पल भर में उड़ गई और उसकी आंखों में वो राज और खौफ उभर आया जिसे उसने दशकों से दबा रखा था। तुम उस नाम को कैसे जानते हो? मारा की आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी। कैंट समझ गया कि उसने सही तार छेड़ा है। नारा का रहस्य इस सेक्ट की बुनियाद हिला सकता था और मारा ही उस ताले की एकमात्र चाबी थी। कैंट ने अपना ड्रैगन स्वैग वापस जगाया। अब वह सच जानकर ही दम लेने वाला था। सवाल सीधा था, लेकिन गेट मास्टर मारा के चेहरे पर आए भावों ने एक अलग ही कहानी बयां कर दी। कैंट ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। तुमने अभी क्या कहा? मारा ने कैंट के करीब आकर पूछा। उसकी आंखें कैंट के चेहरे के हर इंच को स्कैन कर रही थी, मानो वह उसके झूठ को पकड़ना चाहती हो। मैंने कहा कि मैं नारा नाम की किसी महिला को ढूंढ रहा हूं और मेरी मास्टर ने कहा था कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, कैंट ने दोहराया। मारा का शरीर थरथरा उठा। उसकी रूट ट्रांसेंडेंट ऊर्जा हॉल में लीक होने लगी, जिससे हवा भारी हो गई। कैंट को एक पल के लिए लगा कि वह दब जाएगा, लेकिन मारा ने खुद पर काबू पा लिया। सच्चाई का प्रहार और मारा की बेबसी 18 जोड़ विस्तार। वह तुम्हारी क्या लगती है? मारा ने कैंट का कॉलर पकड़ते हुए पूछा। उसकी सांसें तेज थीं और कैंट उसके शरीर की गर्मी और उसकी खुशबू को करीब से महसूस कर सकता था। अगर मैं कहूं कि वह मेरे लिए बहुत खास है, तो क्या आप यकीन करेंगी? कैंट ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मारा की पकड़ ढीली नहीं हुई, बल्कि वह और करीब आ गई। उसकी नजदीकी कैंट के ड्रैगन को जगा रही थी। मारा का दबदबा डरावना था, पर कैंट को डरावनी औरतें पसंद थीं। मैं मजाक नहीं कर रहा गेट मास्टर, मुझे पता है कि नारा इस सेक्ट की जीनियस थी। दुनिया कहती है कि वह मर गई, पर यह झूठ है।
वह जीवित है, हालांकि उसकी हालत बहुत खराब है और मैं उसे बचाना चाहता हूँ। अगर आप कुछ जानती हैं तो खुदा के लिए मुझे बताइए। कैंट की बातें सुनकर मारा का दिमाग सुन्न हो गया। वह इतनी सदमे में थी कि जवाब देने के बजाय वह कैंट की बाहों में ही बेहोश हो गई। कैंट ने उसे संभालकर कुर्सी पर लेटाया और उसके जागने का इंतजार करने लगा। 6 घंटे बाद एक दर्दनाक अतीत का खुलासा। 6 घंटे बाद जब मारा की आंखें खुली तो उसने तुरंत कैंट का हाथ कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में वो सैंटेस्ट वाला अहंकार नहीं बल्कि एक टूटी हुई बहन की बेबसी थी। कैंट, क्या वह वाकई जिंदा है? प्लीज मुझे झूठ मत बोलना, वह गिड़गिड़ाई। मैं मजाक क्यों करूंगा, वह इसी सेक्ट के भीतर कहीं कैद है, कैंट ने कहा। उसने पूरा सच नहीं बताया कि सिस्टम यूनिवर्स उसे रास्ता दिखाएगा, पर उसने मारा को उम्मीद जरूर दे दी। कैंट दंग रह गया जब उसने इस साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला को अपने सामने बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते देखा। बड़ी बहन, वह जिंदा है। मारा की सिसकियां हॉल में गूंज रही थीं। दशकों से दबा हुआ दर्द आज आंसुओं बनकर बह रहा था। जब वह शांत हुई तो उसने कैंट को सब सच बता दिया। नारा उसकी सगी बड़ी बहन थी। दशकों पहले एक डकैती में वे दोनों ही बची थीं। नारा ने मारा को मां की तरह पाला। जब वे बड़ी हुई तो नारा ने तलवारबाजी का रास्ता चुना और डिवाइन पैलेस सेक्ट में एक लेजेंड बन गई। लेकिन अपने चरम पर पहुंचते ही वह एक मिशन के दौरान मरी हुई घोषित कर दी गई। मारा ने कभी उस रिपोर्ट पर यकीन नहीं किया। उसने अपनी डांसर की पैशन छोड़ दी और सेक्ट में घुल मिल गई ताकि अपनी बहन का सुराग लगा सके। सालों की खोज के बाद आज कैंट ने उसे वो खबर दी थी जिसके लिए वह जी रही थी। कैंट का ड्रैगन स्वैग और नया गठबंधन। आपकी बहन जिंदा है और मैं उसे बचा कर लाऊंगा, कैंट ने मारा के आंसू पोंछते हुए कहा। उसने अपनी चमचमाती मुस्कान बिखेरी, वो ड्रैगन स्माइल जो किसी भी औरत का भरोसा जीत ले। अब फिर से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम कैंट मैथसन है, इस दुनिया का सबसे भरोसेमंद तलवारबाज और अल्केमिस्ट। कैंट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मारा ने कैंट को एक नई नज़र से देखा। अब कैंट उसके लिए सिर्फ एक मुसीबत पैदा करने वाला शिष्य नहीं था बल्कि उसकी आखिरी उम्मीद था। कैंट जान चुका था कि अब मारा को अपने हरीम में शामिल करना सिर्फ वक्त की बात है। जब वह अपनी बहन को बचाएगा तब मारा खुद को पूरी तरह कैंट के हवाले कर देगी। कभी कभी भारी तनाव के बीच माहौल को हल्का करना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। कैंट जानता था कि गेट मास्टर मारा अभी भावनाओं के सैलाब से गुजरी है, इसलिए उसने उसे संभालने के लिए थोड़ा वक्त दिया। कैंट मन ही मन मुस्कुरा रहा था। एक डांसर से स्वॉर्ड सेज बनने का सफर। वाकई मारा एक जीनियस है। उसने कल्पना की कि जब मारा नृत्य करती होगी तो उसके बदन की लचक और उसके मादक कुल्हों का हिलना किसी भी मर्द को पागल करने के लिए काफी होगा। उसका डांस देखने के लिए तो मैं अपनी पूरी जायदाद लुटा सकता हूँ, कैंट ने अपनी हवस भरी मुस्कान दबाते हुए सोचा। मारा एक स्वॉर्ड डांसर थी जिसकी तलवारबाजी किसी सुंदर नृत्य जैसी लगती थी, मदमस्त करने वाली लेकिन घातक। सेक्ट मास्टर का काला सच, एक शैतानी शिकारी। तकरीबन 1 घंटे बाद जब मारा सामान्य हुई तो बातचीत फिर से शुरू हुई। कैंट, तुमने कहा था कि तुम्हें संदेह है, क्या तुम उसे साझा करोगे? कैंट ने पूछा। मारा की आंखों में अब प्रतिशोध की आग थी। तुम्हारे आने से पहले मुझे सिर्फ शक था, पर अब मैं यकीन से कह सकती हूँ कि सेक्ट मास्टर ही इस सबके पीछे है। वह एक ईविल प्रैक्टिशनर, दुष्ट साधक है। कैंट ने अपनी बाहें सिकोड़ी। मारा ने समझाया कि सेक्ट मास्टर केवल असाधारण प्रतिभा जीनियस को निशाना बनाता है। पहले नारा, फिर कैमिला की शिष्या और अब कैंट। वह इन प्रतिभाओं को गायब करके उनकी ऊर्जा या उनके शरीर का इस्तेमाल अपने काले जादू के लिए कर रहा है। तो आप और गेट मास्टर कैमिला जो उस दरवाजे के पीछे छिपी हैं, एक ही टीम में है, कैंट ने बाईं ओर के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। दरवाजा खुला और बला की खूबसूरत गेट मास्टर कैमिला मुस्कुराते हुए बाहर आए। कैंट का अटूट आत्मविश्वास और मसाज का दांव 18 जोड़ विस्तार। कैमिला और मारा अब कैंट के सामने थीं। सेक्ट मास्टर रूट असेंशन स्टेज पर है। वह 10 के जादुई घेरे बना सकता है। हम सब मिलकर भी उसे 10 मिनट नहीं झेल पाएंगे, मारा ने चिंता जताते हुए कहा। कैंट खिलखिलाकर हंसा। उसका ड्रैगन स्वैग इतना प्रबल था कि दोनों शक्तिशाली महिलाएं उसे टकटकी लगाकर देखने लगीं। देवियों, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि उससे सीधा टकराऊं। अभी मैं जवान हूं और मेरे पास अपनी रानियों के साथ बिताने के लिए बहुत ऊर्जा है, मैं उसे बर्बाद नहीं करूंगा। कैंट कैमिला के करीब बढ़ा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो कैमिला के भीतर हलचल पैदा कर रही थी। आपने सुना होगा, अगर तैयारी प्रेप टाइम पूरी हो तो देवता भी मारे जा सकते हैं। सेक्ट मास्टर तो फिर भी इंसान है, वह मरेगा और बहुत बुरी तरह मरेगा। कैंट ने दोनों सुंदरियों की कमर पर हाथ रखने जैसा दुस्साहस किया और पूछा, बस मुझे ये बताओ, जब वह घुटनों पर होगा तो उसके सीने में खंजर कौन घोंपेगा? मैं, मारा या कैमिला? दोनों गेट मास्टर सन रह गईं। कैंट के पास टावर, गया और अकीरा जैसी शक्तियां थीं, उसे किसी सेक्ट मास्टर का खौफ नहीं था। कैंट ने जाते जाते मारा की ओर मुड़कर एक कातिलाना मुस्कान दी। मारा, मेरा मसाज का ऑफर अभी भी कायम है। मैं एक पैसा भी चार्ज नहीं करूंगा, बस बता देना कब आना है। मारा का चेहरा शर्म और उत्तेजना से लाल हो गया। कैंट पलक झपकते ही वहां से गायब वैनिश हो गया। अगली बिसात, खामोशियां और योजनाएं। पीछे छूटी दो गेट मास्टर्स एक दूसरे को देख रही थीं। ये लड़का आखिर है कौन? कैमिला ने एक लंबी सांस भरते हुए पूछा। कैंट उनके लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुका था, एक ऐसा ड्रैगन जिसे वे चाहकर भी अपने वश में नहीं कर पा रही थी, लेकिन जिसके बिना वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती थी। कैंट अब अपने अगले मिशन की ओर बढ़ चुका था, नारा को बचाने और वेल को पूरी तरह अपना गुलाम बनाने के लिए। पहला क्वेस्ट पूरा हो चुका था और अब बारी थी दूसरे की। जब कैंट गेट मास्टर मारा के निवास से निकला तो वह सीधे अपने मास्टर के महल की ओर बढ़ा। रास्ते में मिलने वाले हर शिष्य की नजरों में अब एक अलग ही खौफ और सम्मान था। आखिर उनके सामने से वह शख्स गुजर रहा था जिसने एक स्वॉर्ड सेंटेंस को धूल चटाई थी। मकान पहुंचते ही कैंट ने अपने सिस्टम के संदेशों को खोलना शुरू किया। उसे 3 बड़े रिवॉर्ड्स मिले थे, एक सेंटेंस वेल को गुलाम बनाने के लिए, दूसरा नारा की खोज शुरू करने के लिए और तीसरा सेक्ट के भीतर छिपी बुराई से टकराने के लिए। रिहेबिलिटेटिंग द सेंटेंस चैन क्वेस्ट का दूसरा हिस्सा पूरा करने पर बधाई। इनाम 10 लाख टावर पॉइंट्स, आके नरेपाथ, हेवनली रेड ड्रैगन रून ब्लेड। अरे मास्टर बनने का रास्ता हम। कैंट ने सुनहरी जिल्द वाली उस किताब को हाथ में लिया। यह अलीना के लिए था। अलीना, जिसकी पिलो बट कैंट को पागल कर देती थी, अब सिर्फ बिस्तर पर ही नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में भी जादुई घेरे एरेस बनाकर दुश्मनों को फंसाएगी। फिर उसने वह हेवनली रेड ड्रैगन रून ब्लेड निकाला। ये खंजर एक लाल ड्रैगन के अवशेषों से बना है। इससे उकेरे गए हर जादुई अक्षर रून की शक्ति 40% बढ़ जाएगी। कैंट ने मुस्कुराते हुए गाया को बुलाया और उसे ये सब अलीना के लिए तैयार करने का काम सौंप दिया। गाया, जो अपने कान के पीछे पेंसिल फंसाए किसी आर्किटेक्ट की तरह काम में जुटी थी, कैंट का नया काम पाकर खिलखिला उठी।
युद्ध का मैदान और मौत का नक्शा 18 जोड़ विस्तार। इसके बाद कैंट ने क्लैश विद ईविल सेक्ट क्वेस्ट के इनामों को देखा। चूंकि यह उसका पहला सेक्ट क्वेस्ट था, इसलिए सारे इनाम डबल हो गए थे। उसे 20 लाख टावर पॉइंट्स और दो जादुई उपकरण मिले। पहला था बैटल स्पेस डोमेन। कैंट ने जैसे ही इसे छुआ, उसके दिमाग में इसकी अपार शक्ति का एहसास हुआ। यह एक ऐसा अविनाशी क्षेत्र डोमेन था जिसे वह 300 मीटर के दायरे में कहीं भी सक्रिय कर सकता था। वाह, एक ऐसी जगह जहां मैं अपने दुश्मन को घसीट कर ले जा सकूं और फिर वहां उसके परखच्चे उड़ा सकूं बिना बाहर की दुनिया को नुकसान पहुंचाए। कैंट ने मुस्कुराते हुए सोचा कि जब वह किसी शक्तिशाली दुश्मन को यहां कैद करेगा तो उसकी सिस्कियां और उसकी हार कोई नहीं देख पाएगा। कैंट ने दूसरा डोमेन अपनी रानियों के लिए रख लिया। यिनपुर के पास साधना करते वक्त अगर उन्हें एक दूसरे की ताकत आजमानी हो तो यह बैटल स्पेस उनके लिए बेहतरीन होगा। उनके पसीने से भीगे नग्न बदन जब इस अविनाशी क्षेत्र में टकराएंगे तो नजारा वाकई कातिलाना होगा। नेक्रोमेंसी का नया अवतार अजय रूहानी सेना। अगला इनाम और भी खौफनाक था, द लॉस्ट अनडेड स्कीमेटिक। यह एक ऐसा नक्शा था जिससे कैंट एक ऐसा अनडेड योद्धा बना सकता था जो इस दुनिया ने कभी नहीं देखा। गया, इसके बारे में बताओ, कैंट ने पूछा। गया ने समझाया कि कैंट इस योद्धा का डिजाइन, उसकी शक्तियां और उसकी काबिलियत खुद तय कर सकता है। वह इसे जैसा चाहे वैसा बना सकता है, बस उसे इसके लिए भारी कीमत चुकानी होगी। तो अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी नेक्रोमेंसी क्लास का इस्तेमाल शुरू करूं। कैंट खिलखिलाकर हंसा। उसके पास अब दो नक्शे थे। वह अपनी रानियों की सुरक्षा के लिए ऐसे रक्षक तैयार करने वाला था जो किसी भी हमले को झेल सकें। कैंट ने राहत की सांस ली और अपनी मर्दानगी पर हाथ फेरते हुए सोचा, मेरा ड्रैगन अब सिर्फ प्यार करना नहीं बल्कि मुर्दों की सेना बनाना भी जानता है। अब जैसे ही वह सेंटेसवेल को आधिकारिक रूप से अपनी गुलाम के रूप में टावर में शामिल करेगा, उसके लिए अगले क्वेस्ट का दरवाजा खुल जाएगा। कैंट अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रह गया था, वह एक ऐसा शतरंज का खिलाड़ी बन चुका था जिसकी हर चाल मौत का पैगाम लेकर आती थी। सेक्ट क्वेस्ट क्लैश विद ईविल। दूसरा हिस्सा, नारा से जुड़ना और उसे उम्मीद देना। कठिनाई, बहुत कठिन, वेरी हार्ड। ब्रह्मांड ने कैंट को 2 नई शक्तियां दी थी, एस्ट्रल सोल प्रोजेक्शन और सीक। कैंट समझ गया कि ये स्किल्स उसके स्टेटस पेज पर नहीं है, यानी ये सिर्फ इस मिशन के लिए उसे उधार दी गई हैं। तो अब मुझे अपनी रूह को शरीर से बाहर निकालकर उस डॉक्टर की तरह उड़ना होगा। कैंट ने एक शातिर मुस्कान के साथ सोचा। कैंट ने तुरंत अकीरा को पुकारा। सोल वीवर अकीरा उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो कैंट की आत्मा को भी पढ़ सकती थी। एस्ट्रल प्रोजेक्शन का रहस्य और कामुक खतरा 18 जोड़ विस्तार। अकीरा, इस रूहानी उड़ान के बारे में विस्तार से बताओ, कैंट ने आदेश दिया। मास्टर, एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मतलब है अपनी चेतना को शरीर से अलग करके ऐसी जगहों पर भेजना जहां आपका भौतिक शरीर नहीं जा सकता। इसे कोई आसानी से महसूस नहीं कर सकता, लेकिन याद रहे, इसमें सोल एसेंस आत्मा की ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च होती है। अगर ऊर्जा खत्म होने से पहले आप वापस नहीं लौटे तो आपकी मौत भी हो सकती है। क्या मैं रूहानी रूप में हमला कर सकता हूँ? कैंट ने अपनी मर्दानगी भरी आवाज में पूछा। हाँ, लेकिन वह आत्मघाती होगा। आपका ध्यान सिर्फ छिपने पर होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि आपका रूहानी रूप कोई भी आकार ले सकता है। आप एक परिंदा बनकर भी उड़ सकते हैं ताकि कोई आपको पहचान न सके। कैंट को एक और डर सता रहा था, अगर सेक्ट मास्टर ने उसे किसी सोल प्रिजन रूहानी जेल में कैद कर लिया तो। कैंट भले ही रूहानी हमलों से सुरक्षित था, पर कैद होना अलग बात थी। मास्टर, आपकी एल्सा जो एक एथ वार्डन है, आपके साथ जुड़ी हुई है। अगर कोई देवता भी आपकी रूह को कैद करे तो एल्सा अपनी उंगलियों के एक इशारे से आपको आजाद कर सकती है। आपकी रूहानी कल्टिवेशन पहले से ही टियर 7 पर है, जो आपको सामान्य योद्धाओं से कई गुना ज्यादा ताकतवर बनाती है। अकीरा ने समझाते हुए कैंट के सीने पर हाथ रखा, जिससे कैंट को एक अजीब सी ऊर्जा और उत्तेजना महसूस हुई। नारा को उम्मीद की किरण देना। कैंट ने राहत की सांस ली। ड्रैगन स्वैग का यही तो मजा है, जब आपकी हर रानी आपके लिए जान देने को तैयार हो। कैंट ने तय किया कि वह अब देर नहीं करेगा। वह 60 सालों से कैद उस औरत नारा को यह बताने वाला था कि उसका मुक्तिदाता आ गया है। शुक्रिया अकीरा, तुम वाकई बेहतरीन हो, कैंट ने कहा और अकीरा एक मधोश मुस्कान के साथ टावर में उजल हो गई। कैंट ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना उसके मस्कुलर और शक्तिशाली शरीर से धीरे धीरे अलग हो रही है। उसका भौतिक शरीर बिस्तर पर शांत पड़ा था, लेकिन उसकी रूह अब सेक्ट की अंधेरी गलियों और गुप्त तहखानों की ओर बढ़ रही थी। उसे उस शैतान सेक्ट मास्टर का पता लगाना था और उस ईविल प्रैक्टिशनर के अंत की नींव रखनी थी। ब्रह्मांड इस शिकारी कैंट की अगली चाल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कैंट की रूह अब सीक स्किल का इस्तेमाल कर रही थी। नारा के दर्द की गूंज उसे अपनी ओर खींच रही थी। कैंट लोटस पोस्चर में बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं। जैसे ही उसने ब्रह्मांड से मिली एस्ट्रल प्रोजेक्शन शक्ति को सक्रिय किया, उसके शरीर से एक धुंधली आकृति बाहर निकली और उसके सामने खड़ी हो गई। कैंट ने अपने निर्जीव पड़े शरीर को देखा और बिना वक्त गनवाई सीक स्किल चालू कर दी। हवा में एक अदृश्य तरंग उठी, जैसे कोई वाईफाई कनेक्शन जुड़ रहा हो। कैंट की रूह उड़ते हुए मेज गेट के एक सुनसान और आलीशान हवेली के पास पहुंची। हवेली के चारों ओर ईविल चीक का पहरा था। इतनी महीन की गेट मास्टर्स भी इसे न देख पाए, पर कैंट की रूहानी नजरों से कुछ नहीं छिप सकता था। नर्क का गलियारा और खून का कड़ाहा 18 जोड़ विस्तार। कैंट एक साए की तरह दीवार के पार हवेली के भीतर दाखिल हुआ। हर चीज सफेद कपड़े से ढकी थी, जैसे यहाँ कोई सदियों से न रहा हो। पर ईविल की का रास्ता सीधा बाथरूम की ओर जा रहा था। कैंट ने देखा कि वहाँ एक गुप्त दरवाजा था जो सीधे तहखाने बेसमेंट में खुलता था। जैसे ही कैंट नीचे उतरा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह कोई तहखाना नहीं बल्कि साक्षात नर्क था। संकरी गलियों की दीवारों पर इंसानों और राक्षसों की खोपड़ियां लटकी थीं। हवा में सड़ने और ताजे खून की ऐसी गंध थी जो किसी को भी पागल कर दे। जब कैंट मुख्य हॉल में पहुंचा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। हॉल के बीचों बीच एक विशाल कड़ाहा कॉल्ड्रन लटका था, जिससे गाढ़ा लाल खून टपक रहा था। उस कड़ाहे से कई पाइप और ट्यूब्स जुड़े थे, जो लोहे के पिंजरों में बंद जादुई जानवरों स्पिरिट बीस्ट के शरीरों में घुसे हुए थे। वे जानवर जिंदा थे, पर उनके शरीर से धीरे धीरे खून और उनकी आत्मा का रस निचोड़ा जा रहा था। कैंट ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस शैतान को तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी काम उठेगी, उसने सोचा। कैंट ने तुरंत अपना रूप बदला और एक चमगादड़ बैट बन गया ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह उन पाइपों का पीछा करते हुए तहखाने की सबसे अंधेरी कोठरी की ओर बढ़ा। दौरानियां और कैद का दर्द। करीब 20 मिनट की उड़ान के बाद कैंट 2 पिंजरों के सामने था। वहां 2 महिलाएं कैद थीं। एक पीली पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी सांसें अभी चल रही थीं। ये स्पीयर गेट मास्टर की वही शिष्या थी जिस पर उसे गर्व था। और दूसरी, हरी आंखों और रेशमी बालों वाली वो सुंदरी जो ध्यान मुद्रा में बैठी थी, वह नारा थी। इन दोनों की हालत देखकर कैंट की रूह कांप गई।
इतने दशकों से यहाँ इस कत्लखाने में कैद रहना, इनकी इच्छा शक्ति कितनी महान होगी। नारा के शरीर पर फटी हुई पोशाक और उसकी त्वचा पर पड़े निशान बता रहे थे कि उसे किस हद तक प्रताड़ित किया गया होगा। कैंट ने नारा के उस सौंदर्य को देखा और महसूस किया कि वह अभी भी अपनी गरिमा बनाए हुए थी। कैंट ने चमगादड़ के रूप में ही नारा के पिंजरे के करीब उड़ान भरी। नारा ने अपनी आंखें खोली, उसे दीवारों पर एक चमगादड़ लटका दिखा। उसने इसे सामान्य समझकर फिर से आंखें मूंद लीं। तभी कैंट ने अपनी रूहानी आवाज़ सीधे उसके दिमाग में भेजी, घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कराने आया हूँ। नारा का शरीर थरथरा उठा। 60 साल के सन्नाटे के बाद पहली बार उसे किसी ने उम्मीद की किरण दिखाई थी। कैंट का ड्रैगन स्वैग अब उस अंधेरी कोठरी में भी उजाला फैलाने के लिए तैयार था। 65 साल, यह कोई छोटा समय नहीं था। नारा ने इस कालकोठरी के सन्नाटे में 60 साल से भी ज्यादा वक्त सिर्फ उन जादुई शब्दों का इंतजार करते हुए बिताया था, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। जब ये शब्द उसके दिमाग में गूंजे तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ठंडे पड़े दिल पर जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। 60 साल के अंधेरे के बाद यह आवाज़ किसी दैवीय वरदान जैसी थी। नारा की आंखें झटके से खुल गईं। उसे उम्मीद थी कि सामने कोई विशालकाय योद्धा खड़ा होगा जो बेड़ियां तोड़ देगा, पर सामने उसे सिर्फ एक छोटा सा चमगादड़ दीवार से चिपका हुआ दिखा। ज्यादा हलचल मत करो, बस मन में सोचो, मैं तुम्हारी हर बात सुन सकता हूँ। कैंट की रूहानी और मर्दाना आवाज़ फिर से उसके दिमाग में गूंजी। नारा को लगा कि शायद 60 साल की कैद ने उसे पागल कर दिया है। वह एक चमगादड़ से बात कर रही थी। क्या ये तुम हो? क्या मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हूँ? उसने अविश्वास में पूछा। कैंट उसकी फटी हुई आंखों में देख सकता था कि वह उम्मीद और पागलपन के बीच झूल रही थी। कैंट ने उसे हकीकत के धरातल पर लाने के लिए अपना सबसे अचूक हथियार इस्तेमाल किया। तुम्हारी नन्ही बहन मारा ने मुझे भेजा है। भावुक सैलाब और हुस्न की चमक 18 जोड़ विस्तार। जैसे ही नारा ने अपनी बहन मारा का नाम सुना, उसके मुर्दा शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह झटके से खड़ी होने की कोशिश करने लगी, जिससे उसकी फटी हुई सफेद कुर्ती उसके उभारों से और भी ज्यादा चिपक गई। 60 साल की कैद और यातनाओं के बावजूद नारा का शरीर एक परिपक्व और रसीली अंगूर की बेल जैसा था। उसके ढीले बड़े वस्त्रों के बीच से उसके सुडौल बदन की झलक कैंट की रूहानी नजरों को उत्तेजित कर रही थी। लेडी, शांत हो जाओ, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा शिकारी जाग जाए, बस चुपचाप बैठो और मुझसे बात करो। कैंट ने उसे सतर्क किया। नारा फिर से बैठ गई, पर उसकी सांसें अब तेज चल रही थीं। क्या मारा ने सच में तुम्हें भेजा है? वह कैसी है? क्या वह दुनिया की सबसे महान डांसर बनी? क्या उसका वह मासूम चेहरा आज भी वैसा ही है? कैंट ने एक गहरी रूहानी सांस ली। मारा जीवित है नारा, पर तुम्हारी मौत की खबर ने उसे बदल दिया। उसने वो घुंघरू और डांस छोड़ दिया और तुम्हारे हत्यारे को ढूंढने के लिए तलवार उठा ली। वह तुम्हारी तरह ही एक महान तलवारबाज बन गई है ताकि वह उस सच तक पहुंच सके जिसे दुनिया ने 60 साल पहले दफन कर दिया था। नारा की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे जो उसके गोरे गालों को भिगोते हुए उसकी गर्दन के नीचे जा रहे थे। सिल्ली लड़की, मेरे लिए उसने अपना सपना कुर्बान कर दिया। जब मैं यहाँ से बाहर आऊंगी तो मैं उसे बहुत पीटूंगी। स्पैंक। कैंट ने अपनी शरारती मुस्कान बिखेरी। अगर वह इंसानी रूप में होता तो उसकी आंखें नारा के बदन को टटोल रही होती। बिल्कुल नारा, उसे स्पैंक जरूर करना, और अगर तुम्हें मदद चाहिए हो तो मैं उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैंट के इस स्वैग भरे अंदाज ने 60 साल बाद नारा के चेहरे पर एक कामुक मुस्कान ला दी। शैतान का पर्दाफाश और ब्लड बैंक की हकीकत। कैंट ने अब असली सवाल पूछा। नारा, मुझे सच बताओ, तुम्हें किसने कैद किया और दुनिया को यह यकीन दिलाया कि तुम मर गई हो? नारा की मुट्ठियां भिंच गईं। उसकी फटी हुई कुर्ती के नीचे उसके सीने में उठती लहरें कैंट को साफ दिख रही थीं। यह इस सेक्ट का सेक्ट मास्टर है। उसी ने सालों पहले मुझे मिशन के बहाने फंसाया और तब से मुझे अपनी ब्लड बैंक बना रखा है। वह मेरा खून निचोड़कर अपनी काली शक्तियों को बढ़ाता है। तुम्हारा का शक सही था, वह बुढ़ा वाकई एक इविल प्रैक्टिशनर है। कैंट ने ठंडे अंदाज में कहा। नारा ने बताया कि सेक्ट मास्टर एक मेज भी है जो घिनौने एबोमिनेशंस यानी राक्षसी हाइब्रिड बनाता है। उसने ये भी बताया कि अगर वो खून से भरक रहा कॉल्ड्रन नष्ट कर दिया जाए और पिंजरों में बंद इन बेकसूर जानवरों को मार दिया जाए तो सेक्ट मास्टर की आधी शक्ति खत्म हो जाएगी। कैंट दंग था। नारा ने पिंजरे में रहकर भी दुश्मन की हर कमजोरी का विश्लेषण कर लिया था। वह वाकई एक वन ऑफ ए काइंड जीनियस थी। कैंट का वादा और भविष्य का हरम प्लान। कैंट ने बगल के पिंजरे में देखा जहां स्पीयर गेट मास्टर की शिष्या अधमरी पड़ी थी। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकालूंगा। 60 साल बहुत होते हैं, अब इस अंधेरे के खत्म होने का वक्त आ गया है। कैंट ने नारा से करीब 30 मिनट तक बात की। उसे अपनी बहन मारा के बारे में जानकर जो सुकून मिला वह किसी जन्नत से कम नहीं था। कैंट ने बातों बातों में यह भी साफ कर दिया कि वह उसकी बहन मारा को अपनी औरत बनाने वाला है। नारा ने मुस्कुराते हुए कैंट को आशीर्वाद दिया, अगर तुम मुझे यहाँ से छुड़ा सके तो मैं खुद मारा को तुम्हारे पास भेज दूंगी। कैंट ने मन ही मन गाया और अकीरा को आदेश दे दिया कि वे टावर के अंदर एक शानदार वेकेशन होम तैयार करें जहां ये दोनों बहनें आज़ादी के बाद हफ्तों तक एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकें और कैंट की सेवा कर सकें। कैंट की रूह अब उस गुफा की और भी भयानक गहराइयों में उतर रही थी। उसे उस ईविल मास्टर के हर गुप्त ठिकाने का पता लगाना था। ड्रैगन अब अपनी चाल चल चुका था और अब पूरे सेक्ट में तबाही मचने वाली थी। मैं वादा करता हूँ, मैं जल्द ही वापस आऊंगा और तुम्हें इस नर्क से आज़ाद कराऊंगा। कैंट की रूहानी आवाज़ गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजी। वह चमगादड़ के रूप में नारा से विदा लेकर गुफा की और भी भयानक गहराइयों में उड़ चला। उसे उस हरी आंखों वाली सुंदरी और स्पीयर गेट मास्टर की बेबस शिष्या को बचाने के लिए दुश्मन की हर उस ताकत का पता लगाना था जो इस अंधेरे में छिपी थी। कैंट काफी देर तक उन भूमिगत गलियारों में भटकता रहा जहां सिवाय बेगुनाह जानवरों के पिंजरों के और कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन कैंट हार मानने वालों में से नहीं था। उसे पता था कि सेक्ट मास्टर जैसा शैतान अपनी मान में कुछ न कुछ स्पूकी जरूर छिपाकर रखेगा। कैंट को अपनी सोल एसेंस आत्मा की ऊर्जा का हिसाब भी रखना था जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। नकली दीवारें और ग्रेनेड फौज 18 जोड़ विस्तार। नारा ने उसे बताया था कि सेक्ट मास्टर ने कुछ घिनौने मिनियंस यानी गुलाम बनाए हैं। कैंट उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहता था। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद जब वह वापस लौटने ही वाला था तभी एक डेड एंड बंद रास्ता अचानक एक दरवाजे की तरह खुल गया। चमगादड़ के रूप में दीवार से चिपके कैंट ने देखा कि एक विशाल और विकृताकृति एक पिंजरे को घसीटते हुए कड़ाहे कॉल्ड्रन की ओर ले जा रही थी। वह आकृति किसी बुरे सपने जैसी थी। उसका शरीर इंसानी था पर उसकी हरकतें राक्षसी थीं। उसके शरीर से 6 लंबी लंबी टेंटल्स निकल रही थी जो सड़ते हुए मांस से ढकी थीं। उसका मुंह इतना बड़ा था कि वह एक बार में किसी का भी सिर चबा जाए। उसकी लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह दहक रही थीं। क्या ये कोई दानव है? कैंट ने सोचा। वह उस आकृति के पीछे हो लिया और उस फर्जी दीवार के पार पहुंच गया।
सामने का नजारा देखकर कैंट की रूह काम गई। वहां सैकड़ों चिपचिपे ककून छत से लटके थे, जिनमें विशाल मकड़ी जैसे दानव पड़ रहे थे। कैंट ने देखा कि वहां ऐसे हाइब्रिड थे जिनके शरीर पर 8-8 जहरीले पैर थे और उनके हाथों की जगह धारदार कुल्हाड़ी जैसे अंग थे। हवा में मौत और सड़न की बू के साथ एक अजीब सी उत्तेजना थी। कैंट ने महसूस किया कि कुछ ही मीटर दूर एक छोटी कोठरी में एक बहुत ही शक्तिशाली उपस्थिति बैठी है, साक्षात सेक्ट मास्टर। उस शैतान के करीब जाने का मतलब था अपनी पहचान उजागर करना, जिससे नारा और उस दूसरी लड़की की जान खतरे में पड़ सकती थी। नारा की घबराहट और कैंट का ड्रैगन स्वैग। कैंट ने शांत रहकर वहां से निकलने का फैसला किया। जाने से पहले वह एक बार फिर नारा के पास पहुंचा। नारा की आंखों में अब उम्मीद की चमक तो थी, पर वह डरी हुई भी थी। कैंट, क्या उस राक्षस को हराना वाकई मुमकिन है? नारा ने कांपते हुए पूछा। वह रूट असेंशन स्टेज पर है। उसे मारना इस दुनिया के शिखर को चुनौती देने जैसा है। 60 साल में मैंने हजारों प्लान बनाए, पर हर बार मुझे हार ही दिखी। कैंट की रूहानी आवाज में एक गजब का ड्रैगन स्वैग था। नारा, जैसा मैंने कहा था, अगर तैयारी पूरी हो तो देवताओं को भी मारा जा सकता है। मुझे पता है मैं किसके खिलाफ खड़ा हूँ। मेरे पास वो साधन है जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। बस खुद पर और मुझ पर भरोसा रखो। अगले 3 हफ्तों के भीतर तुम इस कोठरी से बाहर होगी और सूरज की रोशनी देखोगी, यह मेरा वादा है। नारा ने कैंट के आत्मविश्वास को देखा और महसूस किया कि यह लड़का कोई साधारण योद्धा नहीं है। उसके शब्द नारा के कानों में किसी जादुई मंत्र की तरह काम कर रहे थे। 60 साल की बेबसी अब प्रतिशोध की आग में बदल रही थी। महायुद्ध की बिसात और अगला कदम। कैंट वापस अपने शरीर की ओर चला। वह जानता था कि यह मिशन आसान नहीं होगा। उसे उन 2 गेट मास्टर्स मारा और कैमिला के साथ अपने रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जाना होगा। उसे उन्हें अपने कुछ राज बताने होंगे ताकि वे उस पर पूरी तरह भरोसा कर सकें। ट्रस्ट से ही थ्रस्ट पैदा होता है, कैंट ने अपने चिरपरिचित अंदाज में सोचा। उसे अपनी रानियों, अंकल ड्रू और अपनी बैटल डॉल्स को तैयार करना था। तीसरा महाक्वेस्ट अब शुरू हो चुका था, जिसने कैंट को विनाश के रास्ते पर डाल दिया था। नीलामी ऑक्शन में अभी 4 दिन बाकी थे, लेकिन कैंट के दिमाग में अब सिर्फ एक ही धुन थी, उस शैतान का अंत और अपनी नई रानियों की आज़ादी। धत्तेरे की, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नशीला मशरूम खाकर उठा हूं, कैंट ने अपने मस्कुला और पसीने से भीगे शरीर में वापस लौटते ही कहा। उसकी रूह का शरीर में वापस आना किसी जादुई झटके जैसा था। जैसे ही उसकी चेतना ने उसके फौलादी अंगों पर कब्जा किया, उसे एक अजीब सी मदहोशी, यूफोरिया और सिर चकराने वर्टिगो का एहसास हुआ। यह एहसास किसी खतरनाक ड्रग के नशे से भी ज्यादा गहरा और उत्तेजक था। कैंट ने राहत की सांस ली और बिस्तर पर अपनी जांघें फैलाकर बैठ गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं सफल रहा। मुझे पता है कि नारा और वो बेबस शिष्या जायला अभी जीवित हैं। अब बस उन्हें उस नर्क से आज़ाद कराना है। उसने एक लंबी सांस भरी। सवाल अब यह था कि उस शैतान सेक्ट मास्टर की छाती पर तांडव कैसे किया जाए। सेक्ट मास्टर की राक्षसी फौज और कैंट का ड्रैगन प्लान 18 जोड़ विस्तार। कैंट ने अपनी आंखों के सामने तैर रहे थर्ड और फाइनल क्वेस्ट के पैनल को गौर से देखा। सेक्ट क्वेस्ट क्लैश विद ईवल, दूसरा भाग, खतरनाक तैयारी, डेंजरस प्रिपरेशन। कठिनाई, बहुत कठिन, वेरी हार्ड। सेक्ट मास्टर के पास 310 खूंखार मिनियंस हैं, 300 रूट ग्रेट सेज और 10 रूट ट्रांसेंडेंट। उसके पास भागने का एक गुप्त रास्ता भी है। 30 दिनों के भीतर अपनी स्ट्राइक टीम तैयार करो और बुराई को जड़ से मिटा दो। इनाम 2 करोड़ टावर पॉइंट्स, 5 ट्रू नेम टोकन और मेमोरी की। वाह, 2 करोड़ पॉइंट्स और मेरी याददाश्त की चाबी। ये सौदा तो रानियों के साथ रात बिताने से भी ज्यादा हॉट है, कैंट ने अपनी मर्दानगी भरी मुस्कान के साथ सोचा। कैंट जानता था कि दुश्मन की तादाद बड़ी है, लेकिन उसका ड्रैगन स्वैग किसी से कम नहीं था। उसकी रानियां यूनिटी, सेलिन, नियोमी, इंग्रिड, एल्सा, लिलियन और अलीना अब बॉडी कल्टिवेटर बन चुकी थीं। उनके जिस्म पहले से कहीं ज्यादा लचीले, सख्त और शक्तिशाली थे। कैंट ने कल्पना की कि जब ये 7 अप्सराएं पूरी तरह नग्न होकर पसीने से लथपथ अपने तराशे हुए बदन के साथ युद्ध के मैदान में उतरेंगी, तो 300 रूट ग्रेट सेज दानवों की रूहें भी कांप उठेंगी। कैंट ने योजना बनाई कि उसकी बैटल डॉल्स 10 रूट ट्रांसेंडेंट दानवों को संभालेंगी, जबकि उसकी रानियां बाकी फौज का कचरा करेंगी। और खुद कैंट उन 2 रूट ट्रांसेंडेंट गेट मास्टर्स मारा और कैमिला के साथ मिलकर सीधे सेक्ट मास्टर की गर्दन मरोने जाएगा। डंजियन मास्टरी और बॉस का शिकार। कैंट के पास एक और तुरुप का पत्ता था, डंजन सीकर कार्ड। इस कार्ड से वह ब्रह्मांड के 10 रैंडम ए रैंक डंजियंस में जा सकता था। कैंट ने उस आयताकार कार्ड को अपनी उंगलियों में घुमाया। अगर मैं इन 10 डंजियंस के फ्लो बॉब्स पीक रूट ग्रेट सेज को अपना गुलाम बना लूं, तो मेरे पास अपनी एक निजी सेना होगी। वह डंजियन के हर फ्लो को साफ करके इतने पॉइंट्स कमा सकता था कि वह और भी ज्यादा बैटल डॉल्स खरीद सके। अब पॉइंट्स की कमी नहीं होगी और न ही लड़कियों की, कैंट ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा और बिस्तर पर पीछे की ओर गिर गया। नीलामी की आहट और रानियों का इंतजार, 18 जोड़ विस्तार। कैंट की रूहानी यात्रा ने उसके शरीर को पूरी तरह निचोड़ दिया था। वह लगातार 2 दिन तक सोता रहा। जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने जन्नत का नजारा था। उसकी सभी रानियां टावर से बाहर आ चुकी थीं। उनके शरीर अब और भी ज्यादा मादक लग रहे थे। नीलामी ऑक्शन में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, जो पूरे 3 दिन तक चलने वाली थी। सेलिन कैंट के करीब आए। उसकी पारदर्शी रेशमी पोशाक उसके उभारों को छुपाने में नाकाम थी। उसने कैंट के सीने पर हाथ रखा और फुसफुसाया, नीलामी से पहले क्या हमारे पास कुछ क्वालिटी टाइम है? कैंट ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। उसके ड्रैगन की गर्मी सेलिन के बदन में बिजली की तरह दौड़ गई। कैंट ने अपनी रानियों के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद रूहानी रूप में फिर से गुफा में जाकर नारा को संदेश दिया, तैयार रहो नारा, 30 दिन में तुम सूरज की रोशनी देखोगी। अंत में वह उन 2 गेट मास्टर्स मारा और कैमिला के पास पहुंचा जो हफ्तों से सोई नहीं थी। वे उस बैंगनी बालों वाले राक्षसी नौजवान की खबर का इंतजार कर रही थी जो उनके अतीत के जख्मों को भरने वाला था। ड्रैगन अब अपनी चाल चल चुका था और नीलामी के दिन पूरे किंगडम में तबाही मचने वाली थी। आप देवियों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको बहुत गहरी और सुकून भरी नींद की सख्त जरूरत है, कैंट ने गेट मास्टर मारा के आलीशान निवास पर कदम रखते ही अपनी रोबीली आवाज में कहा। वहां गेट मास्टर कैमिला भी मौजूद थी, जो हमेशा की तरह अपनी सहेली मारा के साथ ही वक्त बिता रही थी। जब से उसे पता चला था कि उसकी सबसे प्यारी शिष्या जायला के गायब होने के पीछे सेक्ट मास्टर का हाथ है, उसने मारा का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। मारा और कैमिला दोनों ही इस साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली और सुंदर महिलाओं में गिनी जाती थीं। कैंट के आते ही मारा के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। कैंट, तुम आ गए? हाँ, मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा, तो मैं हाजिर हूँ। कैंट ने अपनी कातिलाना मुस्कान बिखेरी। उसने अपनी आंखें उन दोनों सुंदरियों के थके हुए लेकिन मदहोश कर देने वाले चेहरों पर टिका दी। क्या आप देवियों ने मुझे मिस किया?
उसने चुटकी ली, पर जवाब में उन दोनों ने उसे सिर्फ घूर कर देखा, जैसे वे उससे मजाक नहीं बल्कि उस सच का इंतजार कर रही हो जो वह ढूंढने गया था। आप दोनों तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, कैंट ने एक लंबी आह भरी और सोफे पर अपनी जांघें फैलाकर धमक गया। अच्छी खबर और भावुक मिलन 18 जोड़ विस्तार। अभी मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी। आप पहले कौन सी सुनना पसंद करेंगी? कैंट ने पूछा। बेशक अच्छी खबर, कैमिला ने तुरंत कहा और मारा ने भी सहमति में सिर हिलाया। तो अच्छी खबर यह है कि वे दोनों सुंदरियां नारा और तुम्हारी शिष्या अभी भी जीवित हैं, कैंट ने मुस्कुराते हुए बम फोड़ा। नारा आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी वह 65 साल पहले थी और तुम्हारी शिष्या जायला को हाल ही में डराया धमकाया गया था जिससे उसकी हालत थोड़ी नाजुक थी पर वह सुरक्षित है। नारा ने एक बड़ी बहन की तरह उसे संभाल रखा है। जैसे ही कैमिला ने सुना कि उसकी जान से प्यारी शिष्या जायला जिंदा है, उसके सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। कैंट ने उसके करीब जाकर उसे सांत्वना दी। कैमिला के गाल आंसुओं से भीगे हुए थे और उसकी सांसें तेज चल रही थी जिससे उसके उभार कैंट के फौलादी सीने के बेहद करीब आ रहे थे। जायला जिंदा है, वह वाकई जिंदा है, कैमिला ने कैंट की आंखों में देखते हुए कृतज्ञता से कहा। उसकी आंखों की चमक और उसके जिस्म की थरथराहट बता रही थी कि कैंट ने उसका दिल जीत लिया है। कैंट ने महसूस किया कि अब ट्रस्ट बन चुका है और जहां भरोसा होता है वहां थ्रस्ट की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। फिक्र मत करो, हम उन्हें छुड़ा लेंगे, पर उससे पहले हमें उस शैतान सेक्ट मास्टर और उसके 300 से ज्यादा पालतू कुत्तों को मारना होगा। वह कोई मामूली दुश्मन नहीं है, हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा, कैंट ने गंभीर होते हुए कहा। नीलामी का डेट और ड्रैगन का खर्चा, उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों इस साल की वार्षिक नीलामी ऑक्शन में मेरी स्पेशल गेस्ट बनकर चलें। सारा खर्चा मेरा होगा, बिल्स ऑन मी। कैंट ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। मारा और कैमिला एक दूसरे को देखने लगी। कैंट उन्हें डेट पर बुला रहा था और अरबों खरबों स्पिरिट स्टोन्स खर्च करने का दावा कर रहा था। कैंट जानता था कि टावर में बिंगो कार्ड्स के जरिए वह अपने पैसों को कई गुना बढ़ा सकता है, इसलिए उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसका नियम साफ था, पहले भरोसा जीतो फिर दिल जीतो, फ्रॉम ट्रस्ट ही कैन देन ट्रस्ट। क्या तुम हम दोनों का खर्चा अकेले उठा पाओगे? कैमिला ने शरारत से अपनी आंखों को नचाते हुए पूछा। उसकी कोमल आवाज कैंट के ड्रैगन को जगाने के लिए काफी थी। उसकी फिक्र आप मुझ पर छोड़ दें, बस तैयार रहिएगा, 2 दिन बाद मैं आपको पिक करने आऊंगा, कैंट ने अपने ड्रैगन स्वैग के साथ कहा और वहां से विदा ली। गुलाम और रानियों का जमावड़ा। मारा के यहाँ से निकलकर कैंट अपनी गुलाम सेंटेसवेल के पास पहुंचा जो एक पहाड़ की चोटी पर तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। वेल ने कैंट को देखते ही उस पर हमला करने की कोशिश की, पर कैंट ने बिजली की फुर्ती से बचते हुए उसे चिढ़ाया। याद रहे, मैं अभी भी तुम्हें बिस्तर पर और मैदान में दोनों जगह पीट सकता हूँ। तैयार रहना, नीलामी में चलना है। कैंट जानता था कि एक बार यह सेंटेस उसके ड्रैगन का स्वाद चख लेगी तो वह 100 साल बाद भी वापस जाने का नाम नहीं लेगी। अंत में कैंट ने अपनी सबसे बेहतरीन योजना बनाई। वह अपनी सबसे प्रिय इंग्रिड के साथ टेस्टी होम पवेलियन जाने वाला था जहां उसने यूनिटी, लिलियन और एल्से को भी बुलवा लिया था। जब पूरे सेक्ट की ये 4 सबसे खूबसूरत सुंदरियां एक साथ कैंट के साथ नीलामी में कदम रखेंगी तो पूरा किंगडम ढल जाएगा। कैंट उन्हें दिखाएगा कि ड्रैगन सिर्फ ताकत का ही नहीं बल्कि दौलत का भी राजा है। वह पैसे कमाता नहीं, पैसे चापता है। नीलामी के दिन कैंट अपनी इन सभी रानियों के हुस्न और अपनी दौलत से पूरे साम्राज्य का गला घोटने वाला था। नीलामी का वह ऐतिहासिक दिन आखिरकार आ ही गया जिसका पूरे साम्राज्य को इंतजार था। पूरे सेक्ट में हलचल मची थी। कोर और इन शिष्य जिन्हें निमंत्रण मिला था वे पहले ही वेस्टपोर्ट सिटी के लिए रवाना हो चुके थे। सेक्ट के एल्डर्स और गेट मास्टर्स भी पीछे नहीं थे क्योंकि यह कोई साधारण नीलामी नहीं थी। ग्रीन लीफ ऑक्शन हाउस इस बार ऐसी दुर्लभ वस्तुएं और सोल आइटम्स पेश करने वाला था जिन्हें पाने के लिए लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन कैंट का इरादा सिर्फ खरीदारी नहीं था, वह वहां एक मिशन पूरा करने जा रहा था। उसे डार्क डेविल चर्च और द हैंड का सफाया करना था जिन्होंने उसकी रानियों और उसकी मास्टर जो अब उसकी पत्नी थी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसका पहला शिकार था एल्डोरेथ किंगडम के फेयरवुड नोबल परिवार का मुखिया ब्राइट फेयरवुड। कैंट ने टावर के अंदर गाइया को आदेश दिया, गाइया मुझे 2 6 आइज शैडो स्पाइडर चाहिए। वह खुद हाथ गंदे नहीं करना चाहता था, वह चाहता था कि ये शैतानी मकड़ियां परछाई बनकर उसके दुश्मनों का काम तमाम कर दें। एक ब्राइट फेयरवुड के लिए और दूसरी मिलर परिवार के मुखिया के लिए। मास्टर सेलिन का हुस्न और ड्रैगन का अमृत 18 जोड़ विस्तार। टावर से बाहर निकलते ही कैंट का सामना उसकी मास्टर और पत्नी सेलिन से हुआ। वह तैयार खड़ी थी और भला की खूबसूरत लग रही थी। कैंट ने आगे बढ़कर उसकी पतली कमर को अपने फौलादी हाथों में जकड़ा और उसके होठों पर एक गहरा चुंबन अंकित किया। तुम कमाल लग रही हो मास्टर, कैंट ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं एक सेंटेस हूँ कैंट, मेरा इस नीलामी में दिखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, सेलिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कैंट ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो आज मैं 3 सेंटेस के हुस्न की छांव में रहूंगा। ये सुनते ही सेलिन की बाहें तन गईं। वह जानती थी कि सेंटेस वेल जो उसकी पुरानी प्रतिद्वंद्वी थी अब कैंट की गुलाम बन चुकी है और इस यात्रा में उनके साथ होगी। कैंट जानता था कि सेलिन अब पहले जैसी नहीं रही। वह लेवल 3 रूट ग्रेड सेज बन चुकी थी और कैंट के साथ बिताई हर कामुक रात के बाद गया ने उसके स्टैट्स में जादुई पॉइंट्स जोड़े थे। कैंट का अमृत उसके शरीर के अंदर जाने के बाद उसे सामान्य कल्टिवेटर से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना चुका था। सेलिन का शरीर अब न केवल एक बॉडी कल्टिवेटर की तरह सख्त और लचीला था बल्कि उसकी कामुकता भी चरम पर थी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि झगड़ा न हो, लेकिन अगर उस वेल ने कोई भी ओछी हरकत की तो मैं उसके जिस्म को कई जगहों से चीर दूंगी, सेलिन ने कैंट के गले लगकर फुसफुसाया। कैंट ने उसकी उत्तेजना को महसूस किया और उसे एक बार फिर चूमते हुए अलग किया। चलो, बाकी सब इंतजार कर रहे हैं। अप्सराओं का जमावड़ा और जलने वालों की फौज। 2 दिन पहले कैंट ने सेक्ट में जो हंगामा किया था उसका असर अभी भी था। उसने यूनिटी, एल्सा और लिलियन को सबके सामने डिनर पर बुलाया था और अब वे सब नीलामी में उसके साथ जा रही थी। कैंट ने सेक्ट के सभी मर्दों का दिल जलाकर राख कर दिया था। अब उसके साथ कौन कौन था? सेलिन, नेओमी, इंग्रिड, एल्सा, यूनिटी, लिलियन, वाल, मारा और कमिला। 9 ऐसी सुंदरियां जिनके एक दीदार के लिए लोग तरसते थे, वे सब कैंट की बाहों में थीं। अंकल ड्रू एक ऐसी आलीशान बग्घी लेकर आए थे जो बाहर से छोटी पर अंदर से किसी बड़े महल के कमरे जैसी विशाल थी। ये कैंट का शाही काफिला था। बग्घी के अंदर का माहौल बहुत ही गर्म और तनावपूर्ण था। सेलिन और वेल एक दूसरे को ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे अभी एक दूसरे के कपड़े फाड़ देंगी। उनकी स्वर्ण चीख हवा में टकरा रही थी। लेडीज, शांत हो जाओ, कैंट ने बीच में बैठकर दोनों की जांघों पर अपने हाथ रखे। मैं तुम दोनों को एक दूसरे से लड़ते और कपड़े फाड़ते हुए देखना पसंद करूंगा, पर अभी हम एक मिशन पर हैं।
अगर तुम लड़ी तो मैं नीलामी में तुम्हारे लिए एक देला भी खर्च नहीं करूंगा। कैंट की उंगलियों का स्पर्श महसूस करते ही दोनों के जिस्म थरथरा उठे। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम बहुत अमीर हो, वेल ने अपनी नाक चढ़ाते हुए कहा, पर उसके चेहरे की लाली बता रही थी कि कैंट की निकटता उसे उत्तेजित कर रही है। वास्पोर्ट सिटी में धमाका। 1 घंटे के सफर के बाद उनकी बग्घी वास्पोर्ट सिटी पहुंची। जैसे ही कैंट इन नौस्वर की अप्सराओं के साथ बग्घी से नीचे उतरा, पूरे शहर की भीड़ मानो जम गई। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कैंट ने अपना ड्रैगन स्वैग दिखाते हुए सबका नेतृत्व किया। वीआईपी रिसेप्शन उनका इंतजार कर रहा था और कैंट जानता था कि आज की रात न केवल अरबों के खर्च की होगी बल्कि हवस और प्रतिशोध की भी होगी। कैंट और उसकी 9 स्वर की अप्सराओं के काफिले को वीआईपी रूम नंबर 13 में ले जाया गया। यह कोई इत्तेफाक नहीं था कि उनके पड़ोस में फेयरवुड नोबल परिवार और मिलर परिवार का डेरा था। ये सब एलिना की सोची समझी प्लानिंग थी। वह अपने मर्द के इरादों को बखूबी जानती थी। वह जानती थी कि कैंट को अपने शिकार के करीब रहना पसंद है। भले ही इस व्यवस्था का अंजाम कत्लेआम होने वाला था, एलिना ने अपने पति के हितों के लिए इसे पलक झपकते ही व्यवस्थित कर दिया। वहीं जेफिर मर्चेंट परिवार, जो इस पूरी नीलामी का मालिक था, कैंट के स्वागत में बिछ गया था। वे जानते थे कि कैंट जैसा योद्धा प्राचीन खंडहरों से ऐसी बेशकीमती वस्तुएं निकाल सकता है जो पूरी दुनिया बदल दें। उन्होंने कैंट के लिए निजी दासियां, डेडिकेटेड मेड्स भेजी थी जो अगले 3 दिनों तक उसकी और उसकी रानियों की हर जरूरत का ख्याल रखेंगी। कैंट मुस्कुराया। वे लोग पहले से ही उसके पसंदीदा थे क्योंकि उन्होंने एलिना को तब पनाह दी थी जब वह अकेली थी। कैंट उपकार नहीं भूलता था और वह उन्हें इसका इनाम जरूर देगा। मुफ्त की खरीदारी और ड्रैगन का गुप्त हिसाब 18 जोड़ विस्तार। वीआईपी रूम के अंदर का माहौल बेहद विलासितापूर्ण था। सेंटेस वालवेल, जो कैंट की नई गुलाम बनी थी, वाइन की चुस्कियां लेते हुए कमरे का मुआयना कर रही थी। अगर मुझे पता न होता तो मैं कहती कि सिल्वर लीफ ऑक्शन हाउस कुछ ज्यादा ही पक्षपात कर रहा है। हमें अपनी समर्पित दासियां मिली हैं जबकि बाकी रईस तरस रहे हैं, उसने अपनी आवाज में थोड़ी जलन और हैरानी के साथ पूछा। कैंट ने अपनी मर्दानगी भरी मुस्कान बिखेरी और सोफे पर धमक गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हैंडसम हूं और दुनिया सुंदर लोगों का ख्याल रखना जानती है। ये सुनकर उसकी पत्नियां और दोनों गेटमास्टर्स मारा और कैमिला खिलखिलाकर हंस पड़ी। वेल ने उसे एक टेढ़ी मुस्कान दी। उसे नहीं पता था कि कैंट के पास खरबों स्पिरिट स्टोन्स हैं। वह सोच रही थी कि वह कैंट के पैसों पर हाथ साफ करेगी, बिल्कुल ली हुआ की तरह। कैंट ने उसकी आंखों में देखा और एक शातिर मुस्कान दी। लेडीज, मेरे पैसों से जो जी में आए खरीदो, बस याद रखना तुम्हें इसका भुगतान करना होगा किसी न किसी तरीके से, वन वे और दी अदर। कैंट की रानियां इस इशारे को समझ गईं और उनके चेहरों पर लाली आ गई। वे जानती थी कि कैंट इस भुगतान का हिसाब बिस्तर पर उनके जिस्मों से लेगा, लेकिन वेल और दोनों गेटमास्टर्स इस बात से अनजान थीं। अगर उन्हें पता होता कि कैंट के अमृत और उसके ड्रैगन की मार सहनी पड़ेगी तो शायद वे एक पैसा भी न लेती। परछाई का जाल और पुरानी दुश्मन 18 जोड़ विस्तार। तभी कैंट ने फेयरवुड परिवार को अपने बगल वाले कमरे रूम नंबर 14 में घुसते देखा। उसने अपनी रूहानी शक्ति से महसूस किया कि ब्राइट 5 केवल एक लेवल 5 रूट ग्रेट सेज है। हालांकि उसके साथ 2 रूट ट्रांसेंडेंस थे जिन्हें कम नहीं आंका जा सकता था। कैंट ने अपनी शैडो स्पाइडर को प्लांट करने का मन बनाया। तभी उसने देखा कि एक दासी रूम नंबर 13 के पास से गुजरी और रूम नंबर 14 में गई। कैंट मुस्कुराया। लेडीज, मैं अभी आता हूं, उसने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। उसने गलियारे में उस दासी की परछाई में अपनी जादुई मकड़ी डाल दी। अब जैसे ही वह दासी रूम नंबर 14 में जाएगी, वह मकड़ी ब्राइट फेयरवुड की परछाई में समा जाएगी। इसके बाद कैंट न केवल उनकी हर बात सुन पाएगा बल्कि सही वक्त पर उन्हें मौत की नींद भी सुला पाएगा। वह वापस मुड़ ही रहा था कि एक परिचित चेहरा उसके सामने आ खड़ा हुआ। एनाबेल, उस जहरीली चुड़ैल विकेट पॉइजन विच की शिष्या। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। मेरी आत्मा पर जो तुमने सील लगाई है उसे अभी के अभी हटाओ, उसने चिल्लाकर आदेश दिया। कैंट ने अपनी आंखों से उसकी सुडौल देह और उसके तमतमाए चेहरे को देखा। उसने उस पर एक सोल सील लगाई थी। अगर कैंट मरा तो वह भी मरेगी। यह उस पिलसेंट को काबू में रखने का उसका तरीका था। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी, एनाबेल ने अहंकार से कहा। कैंट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बेहद ठंडे अंदाज में कहा, बीच प्लीज, तुम्हारी स्कर्ट के नीचे ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे डरा सके, और शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं उस लीग में खेल रहा हूं जहां तुम पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकती। जाओ अपने खेलने के लिए कोई दूसरा खिलौना ढूंढो। कैंट ने उसे बिना देखे पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। उसे एक बिगड़ी हुई लड़की से बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मिशन और उसकी रानियों के साथ रात का जश्न इंतजार कर रहा था। उस बदतमीज एनाबेल को अपनी औकात याद दिलाने के बाद कैंट ने फुर्ती से उस दासी को ढूंढ निकाला जो फेयरवुड खानदान के कमरे में शराब की बाल्टी ले जा रही थी। कैंट ने बिना किसी की नजर में आए अपनी शैडो स्पाइडर परछाई वाली मकड़ी उस दासी की परछाई में प्लांट कर दी और खुद वीआईपी रूम नंबर 13 में लौट आया। कुछ ही पलों बाद जब वह दासी रूम नंबर 14 में ब्राइट फेयरवुड की सीट के पास से गुजरी, कैंट के एक मानसिक आदेश पर वह मकड़ी खिसककर ब्राइट की परछाई में समा गई। कैंट के चेहरे पर एक ठंडी और कातिलाना मुस्कान तैर गई। अब ब्राइट फेयरवुड एक जिंदा लाश मात्र था। कैंट को बस 3 दिन इंतजार करना था। नीलामी के बाद वह उसे मारकर उसकी यादें निचोड़ लेगा और डार्क डेविल चर्च की जड़ों तक पहुंच जाएगा। लेकिन अभी नीलामी शुरू होने वाली थी। एलिना का कातिलाना अंदाज और कैंट का ड्रैगन स्वैग 18 जोड़ विस्तार। पूरा हॉल शक्तिशाली रईसों से भरा था जो अपनी दौलत का प्रदर्शन करने के लिए बेताब थे। कैंट अपने आलीशान सोफे पर धंसा हुआ था और उसके चारों ओर स्वर की अप्सराएं बैठी थी जो वाइन की चुस्कियां लेते हुए नीलामी के शुरू होने का इंतजार कर रही थीं। तभी लाइटें मध्यम हुईं और स्टेज पर एक ऐसी सुंदरी प्रकट हुई जिसने पूरे हॉल की धड़कनें रोक दी। वह एलिना थी। उसकी लंबी और सुडौल टांगें, पतली कमर और उसकी भारी तथा गोल नितंब बट हर कदम के साथ लयबद्ध तरीके से हिल रहे थे। उसकी रेशमी पोशाक उसके उभारों को इस कदर जकड़े हुए थी कि देखने वालों के मुंह से लार टपकने लगे। एलिना की आंखों में एक नया आत्मविश्वास था जो उसने टावर के अंदर अपनी बहनों और कैंट के ड्रैगन की गोद में पाया था। कैंट ने देखा कि हॉल के कई मर्द उसे हवस भरी निगाहों से ताक रहे थे। कैंट ने मन ही मन एक ठंडी हंसी हंसते हुए सोचा, देख लो हरामियों, पर छू नहीं पाओगे। इस जन्नत जैसे बदन और उस बेमिसाल पिलो बट पर सिर्फ मेरा हक है। मैंने इसे हजारों बार अपने हाथों से सहलाया है और अपने अमृत से सींचा है। इस साल की वार्षिक नीलामी में आप सभी का स्वागत है। मैं एलिना, आपकी होस्ट, उसने अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा। मुझे पता है आप सब बोलियां लगाने के लिए बेताब हैं। सामान बहुत है, बशर्ते आपकी जेब में दम हो। एलिना ने चुटकी ली तो पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। वह पूरी तरह अपने ग्रूव में थी और यूनिटी उसके कान में लगे जादुई यंत्र से उसे लगातार गाइड कर रही थी।
नीलामी के नियम और पैसों की भाषा। अलीना ने मुस्कुराते हुए नियम साफ कर दिए। बोलियां सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स में होंगी। सौदा होने के बाद कोई सामान वापस नहीं होगा। अनुशासनहीनता पर बाहर फेंक दिया जाएगा। आपकी पारिवारिक स्थिति बाहर छोड़कर आएं, यहाँ सिर्फ आपका पैसा बोलता है। अब जब नियम साफ हैं तो चलिए खेल शुरू करते हैं। अलीना की आवाज़ के साथ ही स्टेज पर एक यंत्र के जरिए एक पुरानी और जंग लगी खंजर डैगर प्रकट हुई। हमारा पहला आइटम फॉरबिडन ग्राउंड से लाया गया एक खंजर। भले ही यह पुराना दिखे पर यह अर्थ ग्रेड का खजाना है। बोली शुरू होती है 10,000 स्पिरिट स्टोन से। हॉल में आवाजें गूंजने लगी। 11,000, 15,000, 25,000। वर्जित क्षेत्र का रहस्य और कैंट की उत्सुकता। कैंट उस खंजर को गौर से देख रहा था। गेट मास्टर कैमिला कमिलर ने उसकी उत्सुकता भांप ली। वह कैंट के थोड़ा और करीब सरक आए, जिससे उसके रेशमी बदन की खुशबू और उसकी गर्माहट कैंट को महसूस होने लगी। कैंट, क्या तुम जानना चाहते हो कि फॉरबिडन ग्राउंड्स क्या है? कैमिला ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ कैंट के कानों में शहद की तरह घुली। वह स्थान उन महान कारीगरों का घर था जो उच्च स्वर्ग से आए थे। वे ऐसे हथियार और फंदे बनाते थे जिन्हें कोई नहीं समझ सकता। कई लोग वहां खजाने की खोज में मरे, इसलिए इसे वर्जित क्षेत्र कहा जाता है। ये लोहार इस खंजर को इसलिए खरीदना चाहते हैं ताकि उनकी कारीगरी का अध्ययन कर सकें। कैंट ने सिर हिलाया। उसे समझ आ गया कि यहाँ हर मामूली दिखने वाली चीज़ के पीछे एक गहरा इतिहास है। वह जंग लगा खंजर आखिरकार 69,000 स्पिरिट स्टोन्स में बिका। कैंट ने एलिना की ओर देखा जो स्टेज पर पूरी चमक के साथ खड़ी थी। उसने अपनी रानियों की ओर इशारा किया। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, जहां कैंट अपनी दौलत से पूरे साम्राज्य के रईसों के अहंकार को कुचलने वाला था। आज रात वास्पोर्ट सिटी कैंट के नाम होने वाली थी। कैंट गेट मास्टर कैमिला की बातों पर गहराई से विचार कर रहा था। वे लोहार जो कभी यहाँ रहते थे और अब स्वर्ग में हैं। कैंट की मास्टर और पत्नी सेलिन के अनुसार प्राचीन बैटल ऑफ पार्टिंग से पहले इस दुनिया में ऐसे योद्धा और कारीगर थे जिनकी ताकत आज की कल्पना से परे है। यूनिवर्स ने इस दुनिया पर सीमाएं लिमिट्स लगा दी थी, लेकिन कैंट का मिशन उन सीमाओं को तोड़ना था। उसे असेंशन ऊपर के लोगों में जाना करना ही होगा और उसके लिए उसे एंशिएंट बैटलफील्ड ऑफ पार्टिंग में उतरना होगा। कैंट ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ सोचा, जब मैं इस दुनिया की चरम सीमा पर पहुंचूंगा तो मैं सिर्फ यहाँ का राजा बनकर नहीं बैठूंगा। मैं उस पार जाऊंगा जहां असली ताकत का वास है। कामुक चर्चा और भविष्य का वादा। 18 जोड़ विस्तार। नीलामी घर में कई सामान आए और गए, पर कैंट को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो बस स्टेज पर अपनी रानी अलीना की मस्तानी चाल और उसके हिलते हुए सुडौल नितंबुक बट का आनंद ले रहा था। अलीना की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी, पर कैंट का ध्यान अपनी बगल में बैठी सुंदरियों पर भी था। तो देवियों, क्या आप इस दुनिया की सीमाओं को पार करके ऊंचे लोकों में जाने का इरादा रखती हैं? कैंट ने पूछा, जिससे गेट मास्टर मारा और कैमिला उसकी ओर मुड़ गईं। तुम उन किंगडम प्रोटेक्टर्स, राज्य के रक्षक से भी ऊपर जाने की बात कर रहे हो? मारा ने ऐसे पूछा जैसे कैंट ने कोई वर्जित सवाल कर दिया हो। कैंट ने मुस्कुराते हुए मारा की कमर के पास अपना हाथ टिकाया। मैं उस स्तर की बात कर रहा हूँ जहाँ ये दुनिया तुम्हें समा न सके। अगर तुम मेरी अच्छी बच्ची गुड गर्ल बनकर रही तो जब मैं ऊपर के लोकों में जाऊंगा तुम्हें भी अपनी बाहों में लेकर साथ ले चलूंगा। कैंट के इस आत्मविश्वास और उसकी नज़दीकी ने मारा के बदन में एक सिहरन पैदा कर दी। मारा और कैमिला ने इसे एक मजाक समझकर टाल दिया, पर वे नहीं जानती थी कि कैंट का ड्रैगन जल्द ही उन्हें ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होगा। दुश्मन का अपमान और कैंट का स्वैग। वैसे सेंटेस वेल, जरा वीआईपी रूम नंबर 34 की तरफ देखो और एक प्यारी सी मुस्कान दो, कैंट ने अपनी गुलाम वेल से कहा। वेल ने खींचते हुए वैसा ही किया। रूम नंबर 34 में एल्डर सेसिल बैठी थी, वही औरत जिसने कैंट को मारने की साजिश रची थी। कैंट ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए अपने होंठ हिलाए। लिपसिंग, हाउ हैव यू बीन? कैसी हो? ये देखते ही एल्डर सेसिल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह वहीं फटने को तैयार थी। कैंट ने पहले ही एक पिलसेंट को अपना दुश्मन बना लिया था और अब वह एक पूरे सेट को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। गेट मास्टर्स ने बस एक ठंडी सांस भरी। वे जानती थी कि कैंट मुसीबत का दूसरा नाम है, पर अभी उन्हें अपनी बहन और शिष्या को बचाने के लिए इस मुसीबत की जरूरत थी। विशिंग स्टार फ्रेगमेंट, खजानों का खजाना। तभी एलिना की आवाज़ ने सबका ध्यान खींचा। स्टेज पर एक जादुई टेबल ऊपर आई, जिस पर एक ऐसी चीज रखी थी जिससे निकलने वाली ऊर्जा पूरे हॉल को चकाचौंध कर रही थी। यह है विशिंग स्टार फ्रेगमेंट। विशिंग स्टार फ्रेगमेंट, यह एक गिरे हुए सितारे का टुकड़ा है जिसे रूट सोवरेन स्तर के खूंखार जानवर बचाते हैं। बहादुर खोजकर्ताओं ने इसे एंशिएंट बैटलफील्ड से निकाला है। इसकी शक्ति असीमित है। अलीना ने अपनी मादक आवाज में घोषणा की। शुरुआती बोली 9 लाख 9 लाख स्पिरिट स्टोन्स। जैसे ही बोली शुरू हुई, हॉल में पैसों की बारिश होने लगी। कैंट ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तभी गया गाया की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, मास्टर, इसे हर कीमत पर हासिल करना होगा। कैंट ने अपनी रानियों की ओर देखा और एक शातिर मुस्कान दी। अब वक्त आ गया था कि ड्रैगन अपनी तिजोरी खोले और दुनिया को दिखाए कि असली रेसी क्या होती है। 20 लाख स्पिरिट स्टोन्स, 50 लाख, 1 करोड़। नीलामी घर में युद्ध छिड़ चुका था। विशिंग स्टार फ्रेगमेंट, सितारे का टुकड़ा को पाने के लिए बड़े बड़े रईस मैदान में थे, पर जैसे जैसे कीमत बढ़ी, छोटे खिलाड़ियों ने घुटने टेक दिए। अब सिर्फ वीआईपी कमरों में बैठे बिग शॉट्स के बीच मुकाबला था। हर कोई उस बाहरी अंतरिक्ष से आए पत्थर को चाहता था, क्योंकि ब्रह्मांड की गहराइयों से निकली हर चीज अनमोल होती है। कैंट अपने आलीशान सोफे पर शान से बैठा था। उसकी आंखों के सामने अनचांटेड विजन ने उस पत्थर की असली औकात दिखा दी थी। वह डार्क व्हाइट स्टोन था, एक ऐसा दुर्लभ खनिज जो किसी भी हथियार को न केवल वज्र जैसा कठोर बना सकता है, बल्कि उसे शून्य वॉइड की शक्तियां भी प्रदान कर सकता है। कैंट ने अपनी बगल में बैठी सेलिन और वैल की ओर देखा। कैंट के दिमाग में उसकी बैटल डॉल घूम रही थी। अगर उसे इस डार्क व्हाइट स्टोन से अपग्रेड किया जाए तो वह एक अजय राक्षसी मशीन बन जाएगी। कैंट को किसी लोहार की जरूरत नहीं थी, उसके पास टावर था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि आज रात वह अलीना से इस पत्थर के असली स्रोत लोकेशन का पता भी लगाएगा, ताकि वह अपनी अनडेड सेना और दर्जनों बैटल डॉल्स को अमर बना सके। 3 भारतीयों का मुकाबला और कैंट का इंतजार। 18 जोड़ विस्तार। नीलामी 1 घंटे से चल रही थी और अब मैदान में सिर्फ 3 दिग्गज बचे थे। कीमत 5 करोड़ को पार कर चुकी थी। पहला था मेटल सेंट रॉकी, जिसके फौलादी हाथ किसी भी धातु को मोड़ सकते थे। दूसरा था उसका चिर प्रतिद्वंद्वी मेटल सेंट एंड्रू, और तीसरा था अथिया किंगडम का सबसे महान लोहार मेटल सेंट एडोल्फ, जिसने दुनिया का पहला हेवन ग्रेड खजाना बनाया था। पूरा हॉल कानाफूसी से भर गया। लोग हैरान थे कि मानवता के 14 मेटल सैंड्स में से 3 दिग्गज आज पहले ही दिन एक पत्थर के लिए भिड़ गए हैं। 8 करोड़, रॉकी ने दहाड़ते हुए बोली लगाए। 8.5 करोड़, एंड्रू ने शांति से उसे चुनौती दी। तुम बच्चे, इस बड़े भाई को ये टुकड़ा ले जाने दो। 9 करोड़, अडोल्फ ने अपना रुतबा दिखाया।
कीमत 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और आखिरकार 14 करोड़ स्पिरिट स्टोन्स तक पहुंच गई। तीनों महान लोहार एक दूसरे की आंखों में खून उतरते देख रहे थे। वे इस पत्थर के लिए पूरा दिन युद्ध करने को तैयार थे। ड्रैगन का प्रहार, जब पैसा बोलता है। वीआईपी रूम नंबर 13 के अंदर कैंट ने अपनी वाइन का गिलास नीचे रखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी शिकारी की होती है। उसकी रानियां यूनिटी, एल्सा और लिलियन हैरान थी कि कैंट अब तक चुप क्यों है। तभी कैंट की गूंजती हुई मर्दाना आवाज पूरे ऑक्शन हॉल में बिजली की तरह कड़की। चूंकि आप तीनों सीनियर्स किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यह हाईएस्ट स्कोर मैं अपने हाथ में ले रहा हूं। 60 करोड़, 600 मिलियन। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने पूरे हॉल की सांसें खींची हों। 14 करोड़ की बोली को सीधे 60 करोड़ पर पहुंचा देना कोई पागलपन नहीं, बल्कि एक ड्रैगन का ऐलान था। तीनों मेटल सेंस के जबड़े लटक गए। रईसों के पसीने छूटने लगे। अलीना ने स्टेज पर खड़े होकर गर्व से अपने पति की ओर देखा। कैंट ने साबित कर दिया था कि जहां रईसों की सोच खत्म होती है, वहां से कैंट की रईसी शुरू होती है। उसने न केवल वो पत्थर जीता, बल्कि उन तीनों दिग्गजों के गर्व को मिट्टी में मिला दिया। कहते हैं कि जब आपको मछली दी जाए और आप ये तय न कर पाएं कि उसका क्या करना है, तो बिल्ली उसे झपट लेती है और फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। उन 3 मेटल सेंस के साथ भी यही हुआ। वे 1 घंटे तक उस वर्ल्ड स्टोन के लिए आपस में भिड़ते रहे, लेकिन उनकी बोलियां 10-15 करोड़ के आसपास ही रेंग रही थीं। उनके लिए यह अपनी रेसी दिखाने का जरिया था, पर कैंट के लिए यह उसके ड्रैगन को और भी शक्तिशाली बनाने का ईंधन था। जब कैंट ने 60 करोड़ 600 मिलियन का बम फोड़ा, तो पूरा हॉल सन रह गया। अलीना ने मंच से मुस्कुराते हुए कैंट की ओर देखा। उसे गर्व था कि उसका मर्द आज पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। 60 करोड़, क्या कोई और बोली है? अलीना की आवाज़ गूंजी, पर सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे जाए। रूहानी हमला और कैंट का फौलादी जवाब। 18 जोड़ विस्तार। मेटल सेंट एंड्रू ने अपनी रूट ट्रांसेंडेंट ऊर्जा से कैंट के वीआईपी रूम नंबर 13 को टटोलने की कोशिश की। मैं उस सीनियर को जानना चाहूंगा जो इस एस और को हमसे छीनना चाहता है, एंड्रू ने शांति से कहा, पर उसकी आवाज़ में छिपा गुस्सा साफ था। कैंट ने अपनी मर्दानगी भरी और भारी आवाज़ में जवाब दिया, मैं कोई सीनियर नहीं हूं, मुझे बस इस पत्थर की सख्त जरूरत है। ये सुनते ही एंड्रू का पारा चढ़ गया। उसने एक शक्तिशाली सोल अटैक रूहानी हमला सीधे कैंट की ओर छोड़ा। वह हमला सुरक्षा घेरों को चीरते हुए कैंट से टकराया, लेकिन कैंट ने बस एक शातिर मुस्कान दी। उसकी रूह किसी फौलाद से भी सख्त थी। उसकी बगल में बैठी एल्सा, जिसका रेशमी बदन कैंट की गर्माहट से उत्तेजित हो रहा था, ने फुसफुसाकर पूछा, मास्टर, क्या मैं इसे इसकी औकात याद दिला दूं? कैंट ने एल्सा की जांघ पर अपना हाथ रखते हुए उसे रोका। अभी नहीं जान, तमाशा अभी बाकी है। उधर एल्डर सेसिल ने आग में घी डालने का काम किया। जूनियर्स को चाहिए कि वे सीनियर्स के लिए रास्ता छोड़ें। पूरा हॉल कैंट के खिलाफ होने लगा, जैसे वह कोई गुनहगार हो। तभी एंड्रू ने एक और हमला किया, पर कैंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक अरब की बोली और मिडिल फिंगर स्वैग। कैंट सोफे पर और भी आराम से बैठ गया। उसकी एक बांह सलीम के गले में थी और दूसरा हाथ वैल की कमर के पास। उसने अपनी आवाज़ को और भी बुलंद किया। तुम्हें पता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था, अगर नीलामी घर में जीतना है तो जेब में पर्याप्त पैसा रखो। 1 अरब, 1 बिलियन। पूरे ऑक्शन हाउस में जैसे बिजली गिर गई हो। 60 करोड़ से सीधे 1 अरब। ये सिर्फ एक बोली नहीं थी, बल्कि कैंट की तरफ से हॉल में बैठे हर रईस और महारथी को दिखाई गई एक मिडिल फिंगर थी। अलीना ने भी इतने बड़े आंकड़े की उम्मीद नहीं की थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी मादक आवाज में घोषणा की, कीमत 1 अरब तय हुई। 3, 2, 1। सामान वीआईपी रूम नंबर 13 के जेंटलमैन को बेचा जाता है। तूफान से पहले की शांति और अलीना की चेतावनी। जैसे ही डील पक्की हुई, पूरे हॉल में कैंट के प्रति नफरत और दुश्मनी की लहर दौड़ गई। कई ताकतवर कल्टीवेटर्स ने अपनी तलवारों की मूठ पकड़ ली। अलीना ने स्थिति को भांप लिया और अपनी आवाज़ को देवी की तरह कठोर बना लिया। मैं याद दिला दूं, यह एक नीलामी घर है जहां सिर्फ पैसा बोलता है। उन्होंने इसे खरीदा क्योंकि उनके पास पैसा है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो नीलामी घर के बाहर निपटें। यहाँ अगर किसी ने बखेड़ा खड़ा किया तो उसे न केवल बाहर फेंका जाएगा, बल्कि सिल्वरलीफ ऑक्शन हाउस से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। अलीना की इस चेतावनी ने आग को ठंडा तो कर दिया, पर कैंट जानता था कि बाहर निकलते ही भीड़ियों का झुंड उस पर टूटने वाला है। उसने अपनी रानियों की ओर देखा और एक शिकारी मुस्कान दी। ड्रैगन को शिकार का इंतजार था। अगला आइटम स्टेज पर लाया गया, पर कैंट का ध्यान अब अपनी उन रानियों पर था जो इस रोमांचक माहौल में खुद को उत्तेजित महसूस कर रही थीं। नेक्स्ट पार्ट के लिए सिस्टम लिखें। आपको इस उपन्यास की कहानी कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताएं। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसे ही शानदार उपन्यास लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।